सर आईआईटी बॉम्बे में किसी का सिलेक्शन होना ही बड़ी बात होती है एज ए स्टूडेंट। बट आप तो वहाँ प्रोफेसर थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो ऐसा क्या हुआ सर कि आपने वो सब छोड़ के और एक अलग ही मिशन में निकल चुके हैं? धरती पर जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो है 14 लाख किलोग्राम। 14 लाख किलोग्राम? हाँ, कितनी देर में? एक सेकंड में? सेकंड में। ओह माय गॉड, कितना? 14 लाख 14 लाख किलोग्राम ऐसे होता है, और सामान्य तौर तरीके से ठीक नहीं हो सकता। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण काम होता है यात्रा का, कि ये एहसास दिलाना कि विज्ञान बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ते जा रही, इकोनॉमी भी बढ़ते जा रही, धरती का साइज नहीं बढ़ रहा है। मेरा बेड और ऑफिस में 1 कदम का डिस्टेंस है। नमस्कार दोस्तों, द KST शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जो एक विशेष तरह के मिशन में निकले हुए हैं, और मिशन 11 साल का। 11 साल के लिए उन्होंने अपना जॉब, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया है। और वो मिशन है क्या? वो मिशन है देश, दुनिया, शहर, समाज को बचाने का। क्या है वो मिशन? वो क्या करना चाहते हैं? इतना बड़ा काम वो कैसे कर रहे हैं? आज उनसे बात करेंगे। उनका नाम है प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी सर, जो कि प्रोफेसर है IIT बॉम्बे के, और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के फाउंडर हैं, और साथ में ब्रांड एम्बेसडर हैं गवर्नमेंट ऑफ MP के सोलर एनर्जी के। साथ में उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अप्रिशिएट भी किया है, एक अप्रिशिएशन लेटर भेजा है उनके काम के लिए। बहुत और कुछ है जो मैंने बताया तो बहुत छोटा है, और बहुत सारे अवार्ड उन्होंने जीते हैं, बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं चेतन सिंह सोलंकी सर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर IIT बॉम्बे में किसी का सिलेक्शन होना ही बड़ी बात होती है एज ए स्टूडेंट। बट आप तो वहाँ प्रोफेसर थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो ऐसा क्या हुआ सर कि आपने वो सब छोड़ के और एक अलग ही मिशन में निकल चुके हैं? कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अभी इस समय जो 11 साल की यात्रा में, घर भी 11 साल के लिए छोड़ा हुआ है, जॉब छोड़ा हुआ है, तो ऐसा क्यों किया। मैं हमेशा लोगों को मजाक में बोलता हूँ कि देखो, तुम्हारे पीछे यदि टाइगर खड़ा हो तो भागने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। यस, हर व्यक्ति भागेगा। सिर्फ ये है कि हमारे सबके पीछे टाइगर खड़ा वो दिख नहीं रहा है, और मुझे दिखा तो मुझे लगा ऐसा करना चाहिए। 2019 में मैं एक वर्ल्ड टूर पर था, करीब 30 देशों की यात्रा की थी एक साथ। तो उसमें गरीब देश, अमीर देश, डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़, एवरीवेयर, एवरी कॉर्नर ऑफ द प्लैनेट। और मुझे देखा वहाँ पे जब ट्रेवल किया तो मुझे लगा कि सब दूर सारे लोग एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। सबको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, Yes. आर्थिक प्रगति। यस। भले ही पानी खराब हो जाए, मिट्टी खराब हो जाए, पर्यावरण खराब हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, क्लाइमेट ही क्यों ना बदल जाए, पर ग्रोथ तो नहीं रुकना चाहिए। यस। और ये सारे देशों में एक ही काम चल रहा है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी, हर शहर में, हर देश में ट्रैफिक जाम मिला। मतलब कई सारे जो बहुत पुअर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि युगांडा, वहाँ भी ट्रैफिक जाम, पेरिस में भी ट्रैफिक जाम, वाशिंगटन में भी ट्रैफिक जाम, मुंबई में भी ट्रैफिक जाम। तो मुझे लगा कि 1-2 देश अपनी प्लानिंग में गड़बड़ हो सकते हैं, हर देश दुनिया का कैसे गड़बड़ हो सकता है, हर जगह ट्रैफिक जाम कैसे? सही है। तो उसमें मुझे एक समझ में आया कि दुनिया में कुछ तो बहुत बड़े लेवल का, मुंबई भाषा में बोलते लोचा है, लोचा है, बहुत बड़े लेवल का है, कि ये इंसान कर क्या रहा है, सब कुछ उसके सामने खराब हो रहा है, फिर भी उसको वही काम करना है। हाँ। और तब तक ये जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ये बहुत सीरियस इशू हो चुका था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया, तो मैं भी उसके प्रति जानने लगा था, और मुझे लगा कि इसको कुछ करने के लिए, ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए, खास करके जब हम कैपेबल हों, उस विषय को समझते हों। और एक मन में विचार आया कि इसे आज यदि गांधी जी होते तो कैसे हल करते, चूँकि इतनी बड़ी समस्या है। तो फिर तुरंत वो माइंड में आया कि गांधी जी मतलब या तो उपवास करते, अनशन करते, कुछ यात्रा करते। उपवास तो मेरे से होते नहीं है। मेरा लास्ट उपवास मेरे हॉस्टल के ज़माने में हुआ था। तो मुझे लगा कि एक यात्रा करना चाहिए। तो तब से मन में आया कि अच्छा, यात्रा भी चूँकि विश्व की प्रॉब्लम है, तो 1-2 साल में तो हल नहीं कर सकते। तो मुझे लगा जीवन का कम से कम 10 साल तो देना चाहिए। और 2020 में इसकी कल्पना 19 में कर रहा था, तो 20 से प्लान किया, 20 से 30, 11 साल होते हैं, और भारत में तो 11 का नंबर भी शुभ माना जाता है, इसलिए फिर 11 साल की यात्रा की प्लानिंग की। साथ में एक और विचार आया कि अच्छा, यात्रा है और विश्व को बदलना है,
महात्मा गांधी के समय उनकी जो प्रॉब्लम थी, देश को ही आज़ाद कराना था, ना तो विश्व को एक तरह से आज़ाद कराना है, ये जो गड़बड़ हो रही है उससे आज़ाद कराना है। तो ये काम पार्ट और पार्सल में नहीं कर सकते कि होली दिवाली छुट्टी ले ली, सैटरडे संडे ब्रेक ले लिया। तो ये तो ऐसा काम है जो अनवरत 11 साल लगातार यदि करें, दिन रात सुबह शाम 365 दिन 24 घंटे, तब जाके थोड़ा सा चांस है कि हम इसको हल कर पाएंगे। इसलिए वो जो फाइनल जो रूप हुआ मेरी यात्रा का, वो 11 साल का बिना घर जाए एक बस में रह के एक यात्रा का प्लानिंग किया, और आज देखते देखते 5वां साल चालू हो गया है। तो सर 11 साल जॉब से ब्रेक है और घर से भी, घर नहीं जाएंगे आप 11 साल? मेरा 11 साल का संकल्प है कि मैं 11 साल घर नहीं जाऊंगा। आपको मैं अपना घर दिखाता हूँ मेरी यात्रा का घर, मेरा सोलर का घर। बिल्कुल सर। ये है अच्छा, घर में शूज़ उतार के जाना पड़ता है। अच्छा, तो आपको शूज़ उतारना पड़ेगा यहाँ पर। आइए, आपका स्वागत है मेरे घर में। घर में सर सबसे पहले ही एक बोर्ड लगा हुआ है, ये क्या है? ये समरी है, एनर्जी सौर यात्रा की समरी। कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन बाकी हैं, कितने किलोमीटर चले हैं, कितने लोगों से मिले हैं। अभी करंट में इंदौर में हैं और 10 मार्च तक इंदौर में, तो अगला स्टॉप इंदौर ही रहने वाला ये है। अपडेट रहता है पूरा? ये अपडेट करते जाते हैं हम इसको। अच्छा, ये हमारी यात्रा का रूट है। ओह, ये पुराना रूट है, 2020 से 23 तक हम कहाँ कहाँ गए, अच्छा, उसका रूट ये लाइन है। ये 2024 का रूट है। अच्छा, ये पूरा रूट बना हुआ है। हाँ, तो हम कहाँ जाते हैं, किधर और जाते अभी हैं, यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं इंदौर से? अभी तो प्लान नहीं बना है, अभी तो मार्च तक का फोकस है पर देखेंगे। तो ये मेरा जो घर है, इसमें ये मेरा बेड है, बैठ सकते हैं ये, यहाँ पे मैं सोता हूँ। ये मेरी लाइब्रेरी है, ये मेरा ऑफिस है। ये ऑफिस है? अच्छा, ये बोर्ड का कभी काम करता है, ये फोल्डेबल है। अच्छा, ये फोल्ड होके वहाँ चला जाता है। वाह। तो ये इसमें क्लासरूम भी हो जाती है, यहाँ पे 7, 8, 10 लोग बैठ सकते हैं एक साथ, तो मीटिंग भी हो सकती है, चर्चा भी हो जाती है। मेरी जो पढ़ने की किताबें यहाँ पर हैं। और ये क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आपको दिया था? ये मोदी जी का एक अप्रिसिएशन लेटर है। किसके लिए था ये? यात्रा के लिए भी, और एक हमने कॉन्फ्रेंस किया था, ओके। रिस्टोरिंग एनवायरनमेंट। अभी तक तो रिस्टोरेशन की बात नहीं करते, जो बिगड़ेगा उसकी बात नहीं करते। ओके। मेरा बेड और ऑफिस में 1 कदम का डिस्टेंस है वाह। तो आज 1485 दिन हो गए मैं घर छोड़े हुए, और मैं पूरे देश की यात्रा कर रहा हूँ, और अभी तक घर नहीं गया। यात्रा में क्या कर रहे हैं सर आप? वेल, यात्रा में उद्देश्य एकदम क्लियर है कि जो हमारे संसाधन हैं किसी समस्या को हल करने के, आधुनिक मनुष्य क्या करता है? नियम कानून बनाता है, पॉलिसीज बनाता है। यस। और क्या करता है? टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ। हम कोई भी समस्या को ये दोनों तीनों में से कोई एक तरीके से, या तो हम संसद में कोई नियम कानून पास करेंगे, या फिर नई टेक्नोलॉजी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर लेके आएंगे, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो हमको लगेगा कि सॉल्व हो जाएगी। मेरा अनुभव ये है कि पिछले 20, 30, 40 सालों का इतिहास देखा जाए तो ये सब कुछ हो रहा है दुनिया में। पॉलिसी बन रही है, क्योटो प्रोटोकॉल बना 1997 में, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ ना। बिल्कुल हुआ। क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम चांद पे जा रहे हैं, है ना। सोलर एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं? नहीं। इकोनॉमी भी बढ़ रही, ग्लोबल इकोनॉमी 3-4% से बढ़ती है, भारत की इकोनॉमी 6-7% से बढ़ रही है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही? नहीं। सबसे पहले मैं ये लोगों को समझाता हूँ, उसमें बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि ये जो 3 संसाधन हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। मतलब बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच, सामान्य तौर तरीक़ों से हम जलवायु परिवर्तन को ठीक नहीं कर सकते, क्लाइमेट चेंज को ठीक नहीं कर सकते। तो पहले तो ये समझाता हूँ। फिर यात्रा में दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि दुनिया में लोगों से पूछो भाई क्लाइमेट चेंज किसने किया है, तो लोग क्या बोलते हैं? मनुष्यों ने किया है। मैंने थोड़ी किया है, ह्यूमंस ने किया है। फिर मैं बोलता अच्छा तुम मनुष्य हो क्या? हाँ। तो फिर अच्छा बताओ किसने किया? फिर थोड़ा सुधर के बोलते हमने किया। मैंने किया वो भी गलत। हमने नहीं किया, क्योंकि हमने किया मतलब भगवान भरोसे। मैंने किया है क्योंकि मैं एनर्जी का उपयोग कर। ये जो सारी समस्याओं की जड़ है, हवा, पानी, मिट्टी, ग्लोबल वार्मिंग, संबंध, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वायलेंस, ये सब की समस्याओं में मुझे लगता है एक ही कारण है। क्या सर? वो गलत एनर्जी का उपयोग। ओके। रॉन्ग एनर्जी, कार्बन एनर्जी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, तो ये सब गलत एनर्जी के उपयोग से सारी समस्या खड़ी हुई। और ये गलत एनर्जी का उपयोग कौन करता है?
हर व्यक्ति करते हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन, गांव का, शहर का, छोटा बड़ा, कौन व्यक्ति होगा जो एनर्जी का उपयोग नहीं करता? एलपीजी पे खाना पका के सभी लोग खाते हैं, बिल्कुल। ट्रेवल करते हैं, पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, शर्ट पहनते हैं, ब्रश करते हैं, ये फर्नीचर का उपयोग करते हैं, ये सब भी तो एनर्जी है। फर्नीचर कहाँ से बना है? मैंने किसी फर्नीचर का उपयोग किया, चेयर किया, तो कहाँ से आई? कुछ तो प्रोसेसिंग लगा होगा ना। तो जाने अनजाने हर व्यक्ति एनर्जी का उपयोग करता है और वो एनर्जी का सप्लाई गलत तरीके से होता है। मैं उसको बोलता ही हूँ उसका काली ऊर्जा, क्योंकि कोयला काला होता है दिखने में, बिल्कुल। क्रूड ऑयल भी काला ही होता है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ काली ऊर्जा का साया धरती पर हो गया है, इसलिए गड़बड़ हो रही। पर ये ऊर्जा का उपयोग करने वाला मैं हूँ, ये लोगों को समझ। और मैं हूँ तो इसका सॉल्यूशन कौन करेगा? मुझे मैं करूँ, है ना? वरना आप और हमने तो बात कर ली, इसलिए आप बोल रहे मुझे करना है। जिसको ये पता नहीं वो क्या बोलेगा? गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना है, इंडस्ट्री को ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना है। खुद को क्या करना चाहिए का होश ही नहीं किसी को। तो यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को ये जगाना कि मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे ही ठीक करना है। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु, ओ बंधु। फ्रिज लेकर आया, कूलर भी लगाया, लाइट पंखे चला के CO2 फैलाया, CO2 फैला के तू समझ न पाया, कितना जहरीला पर्यावरण को बनाया। हे क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु, ओ बंधु। अगला स्टेंजा है, CO2 फैला के वातावरण को बिगड़ाया, ठंड और बारिश का संतुलन गड़बड़ाया। तू सुधर जा प्यारे, सोलर लगवा रे, अपने बच्चों का जीवन तू बचा रे। हे क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु, ओ बंधु। वाह क्या बात है। तो इस गाने में वो पूरा पूरा मैसेज है। पूरा मैसेज है। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण काम होता है यात्रा का, कि ये एहसास दिलाना कि विज्ञान बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ते जा रही, इकोनॉमी भी बढ़ते जा रही, धरती का साइज नहीं बढ़ रहा है, धरती पे मिट्टी भी नहीं बढ़ रही है, मिनरल्स भी नहीं बढ़ रहे, पानी भी नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं बढ़ रहा है। और इंसानों को क्या लगता है? नहीं नहीं, प्रोग्रेस होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, GDP बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना। अरे कैसे? जो ये सामान उपयोग करते हैं आता कहाँ से? धरती से आता है ना। धरती से आता है। धरती बढ़ नहीं रही ना, तो ज़रूरतें कैसे बढ़ सकती है? तो चूंकि धरती सीमित है, चूंकि धरती का साइज ही सीमित है, साथ से संसाधन सीमित है, इसलिए ज़रूरतें सीमित होना चाहिए। ये पॉइंट यदि लोगों को नहीं समझ में आया तो दुनिया की कोई ताकत मनुष्य जीवन को पर्यावरण से प्रभावित हुए बिना बचा नहीं सकती। ये तो मैंने सरल शब्दों में कहा। मैं ऐसा कहूँ कि यदि हमने धरती सीमित है, ज़रूरतें सीमित है, ये यदि विषय को पालन नहीं किया तो दुनिया की कोई ताकत मनुष्य जीवन को विलुप्त होने से बचा नहीं सकती, बर्बाद होने से नहीं बचा सकती। गारंटीड, फुल गारंटी। तो सर ये क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जितना बड़ा और सीरियस मुद्दा है, लोग अभी उसको समझ नहीं रहे, उसको मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं है। जैसा आपने बोला, उनको लगता है हमारा मतलब ही नहीं है। हाँ, ऐसा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और कितने लोग समझ नहीं रहे? 99.9%। 99.9% लोगों को समझ नहीं है। जो 0.1% को लोगों को समझ होती है वो कच्ची होती है, कच्ची समझ होती है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ पौधे लगा के क्लाइमेट चेंज को हल करना चाहते हैं, वो प्लास्टिक का कचरा साफ करके क्लाइमेट चेंज को हल करना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कैसे होगा सर? बिकॉज ये तो बड़ा वो है कि पेड़ पौधे लगाओ तो क्लाइमेट अच्छा देखो, आपको भी ऐसा लगता है। पेड़ पौधे लगाओ, प्लास्टिक यूज मत करो। ये मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या ये मन को बहलाने वाले काम है। जलवायु परिवर्तन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? देखो, सबसे पहले तुम पहले कि 99.9% में कौन लोग आते हैं। हाँ, ये ज़्यादा जरूरी है जानना। उसमें हमारे सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं, उसमें हमारा प्रेस आता है,
उसमें हमारे पेरेंट्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, है ना, पॉलिटिशियंस आते हैं, पॉलिसी मेकर्स आते हैं, प्रोफेशनल लोग आते हैं, मतलब सब आ गए ना इसमें। सभी कौन आ बचा? गए, कोई बचा 99.9। इन सब लोगों को मैं बताऊं, होश ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज क्या बला है, क्यों हुआ है और कैसे ठीक करना है। और मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप मेरी मत सुनो, साइंस की मत सुनो, टेक्नोलॉजी की मत सुनो, अनुभव तो समझ में आता है ना। भाई हर साल सीजन बिगड़ रहे हैं, आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, लगता है। बिल्कुल। गर्मी जैसी थी वैसी नहीं, ज़्यादा होने लगी, ठंड छोटा होने लगा है, मौसम का बारिश का पता नहीं है, कभी बाढ़ आ रही तो जंगलों में आग लग रही, तो रेगिस्तान में बर्फबारी हो रही, यस, गांव डूब रहे हैं ऐसा हो रहा समुद्र किनारे, ये सब हो रहा है ना। हो रहा है। इवन फर्स्ट टाइम इंदौर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी इस बार, तो हमने तो पेड़ लगाए लेकिन इंदौर में तो उससे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, बताता हूँ। तो सबसे पहले दुनिया को पता नहीं कि क्या गड़बड़ है, और उसका कारण यह है कि 30-40 सालों से सब प्रोग्राम चल रहे हैं, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि हमको पता नहीं कि कैसे ठीक करना है। ठीक है, और उसमें अच्छे बड़े बड़े लोग। बिल्कुल सही है। कैसे ठीक करना चाहिए, मैंने एक नियम आपको बता दिया है कि धरती सीमित है तो ज़रूरतें सीमित होना चाहिए, ये तो अनंत सत्य है। इस सत्य को दुनिया का कोई विज्ञान, टेक्नोलॉजी झुटला नहीं सकता, इसको पार भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये तो सत्य है, इसको करना ही ये पड़ेगा। पहली चीज़ हो गई कि ज़रूरतें हमें सीमित करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। जैसे कि सर क्या, जैसे एक घर में 3 गाड़ियां होती हैं तो उसको एक करना पड़ेगा, अगर कुछ एग्जांपल दे पाए आप। एक गाड़ी कितना बड़ा खर्चा हो गया, अब देखो ना। सीमित क्या करें, हर चीज कैसे, क्या सीमित। हम जीवन में कंज्यूम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह से उठे तो ब्रश किया। आपको पता है ब्रश करना कितना खतरनाक काम है? खतरनाक काम है, खतरनाक काम है ब्रश करना। ब्रश करना। मैं आपको समझाता हूँ। कैसे? ब्रश करने के लिए आप टूथपेस्ट का उपयोग करेंगे। बिल्कुल। टूथपेस्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगी, और चूंकि मुंह के अंदर जाता है तो बहुत नॉर्म्स होंगे, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से होगा, बिल्कुल, है ना। स्टील के वेसल्स होंगे, उसको चलाने के लिए एनर्जी लगेगी, और अधिकतर एनर्जी दुनिया की काली ऊर्जा, कोल, ऑयल एंड गैस से आता है, तो कार्बन एमिशन होगा, है ना। तो ट्यूब बना आपका। अच्छा, हम तो महान लोग हैं तो ट्यूब तो खरीदते नहीं, हमको तो सुंदर पैकेज होना चाहिए, तो कार्डबोर्ड बनाना पड़ेगा, तो कार्डबोर्ड के लिए एनर्जी लगेगी, सुंदर सा कलर होगा। आपका टूथपेस्ट आपके घर से कितना दूर बना है पता है? नहीं। तो 1000 किलोमीटर भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, तो ट्रक से ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, तो पेट्रोल डीजल लगा, एनर्जी लगी। फिर वो टूथपेस्ट दुकान पे रखा जाएगा, दुकान वाला लाइट पंखे चलाएगा, तो एनर्जी लगी। और हम आधुनिक लोग तो बिगड़ते जा रहे हैं, टूथपेस्ट को भी एसी में रखेंगे मॉल्स में, तो एनर्जी लगी। फिर आप उसको लेने जाओगे या तो ब्लिंकिट करोगे, दोनों में एनर्जी लगेगी। पैदल तो जाते नहीं आजकल की गए दुकान। ये सिर्फ अकेले टूथपेस्ट की कहानी है, इतने स्टेप से गुजरा टूथपेस्ट, इतनी एनर्जी लगी। फिर आपको टूथब्रश चाहिए, तो उसको मैन्युफैक्चर करो, पैकेज करो, ट्रांसपोर्ट करो, स्टोर सेम प्रोसेस वही सब हो। पानी चाहिए, पानी के लिए पाइप चाहिए, पाइप के लिए लोहा चाहिए। लोहा कहाँ से आएगा? खदानों से। तो आपको लोहा खदान चलानी पड़ेगी। उसको लोहे को बनाने में, आपने कभी लोहे को पिघलते देखा बनाने की प्रोसेस? हाँ, देखा है। बहुत हाई एनर्जी है ना। फिर मोटर चाहिए, तो मोटर के लिए मैग्नेट चाहिए, उसमें कॉपर वायर लगता है, तो कॉपर की खदान। बट ये बंद थोड़ी कर सकते हैं सर, ब्रश करना, टूथपेस्ट। नहीं, बंद मत करो, पर आप समझ तो लो कि क्या समस्या है। है ना। आपको वॉश बेसिन चाहिए, सिरामिक, मिरर चाहिए, टैप चाहिए, बल्ब चाहिए, बल्ब को चलाने के लिए बिजली, मोटर को चलाने, इतना सारा तामझाम करते हैं, तब जाके क्या होता है? ब्रश करना छोटा सा काम है, 2 से 3, 4, 5 मिनट का। तो इसका अल्टरनेट क्या है? नहीं, अल्टरनेट बताऊँ पहले मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग ये रियलाइज करें कि ये तो सिर्फ 3 मिनट की प्रक्रिया बताई, 24 घंटे में हम जो काम करते सब में एनर्जी लगेगी। ठीक है। तो जाने अनजाने हम बहुत कार्बन एमिशन करते, ये समझ लेना चाहिए। तो अल्टरनेट क्या है? तो आप इसको बात को, विषय को समझो कि भाई ये मैं ब्रश करना खतरनाक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल से ब्रश करना बंद कर दें, पर ब्रश करने में ये सब होता है, ये सचेत हो जाएंगे तो आज नहीं तो 6 महीने बाद आप अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। क्या हो सकता है? लोकल कैसे हो सकता है? कोई और तरीका हो सकता है क्या? है ना। तो 99% को ये सब होश नहीं है ना। हमको सब लगता है कि बिजली उपयोग और पेट्रोल डीजल यही कार्बन उत्सर्जन। नहीं, ये टेबल को जब ये कांच बना होगा तो बहुत एनर्जी लगी होगी। आप कल्पना करो ये कांच के बनने की प्रक्रिया। तो यदि आप कांच खरीदने गए, टेबल खरीदने गए, और आपने ये सोचा नहीं कि इसमें एनर्जी जो लग रही है उसका कार्बन उत्सर्जन का जिम्मेदार मैं बन रहा हूँ, और फिर भी आपने नहीं खरीद लिया, वो खतरनाक है। जिसकी जरूरत नहीं वो करना खतरनाक है। तो आपने कहा क्या लिमिट करें? हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। तो जो कंज्यूम करते हो लिमिट करो। पानी, खाना, कपड़े, घर, फर्नीचर का साइज़, कार का साइज़, रोड का साइज़, कपड़ों की क्वांटिटी, फ्रिज का साइज़, ये सब करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज एनर्जी।
हर चीज़ का तो एनर्जी का उपयोग है। बट जब ये बात आएगी तो एक मन में एक सवाल आएगा कि हम तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ तो और हाई स्टैंडर्ड पे सब चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, तो वहाँ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हम तो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुए। नहीं। हमारी जो पॉपुलेशन है अभी भी 60-70% तो विलेजेस में, गाँव में, वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। फिर भी हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज जो है डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा सीरियस कंसर्न क्यों बन गया सर? देखो, क्लाइमेट चेंज तो ये विश्व का कंसर्न है। हाँ। ऐसा नहीं कि हमारा कंसर्न है और पाकिस्तान का नहीं और अमेरिका का है नहीं, कम ज़्यादा, ऐसा नहीं है, सबका कंसर्न है। और डेवलप होके क्या करना है, मेरे को तो ये पहले प्रश्न पूछना चाहिए। तो कंपटीशन है सर, हो गया डेवलप सबको होना है, आगे बढ़ना है। डेवलप होके आगे बढ़ के भाई पानी खराब कर लोगे, मिट्टी खराब कर लोगे, केमिकल वाला खाना खाओगे तो क्या करोगे डेवलप होके? क्या करोगे ऐसे डेवलप? आप नर्मदा, गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी में किसी एक नदी में एक गिलास पानी बिना फिल्टर का पी सकते हो? नहीं। तो फिर क्या करोगे डेवलपमेंट का? आपके बच्चे हैं, हाँ। बच्चे बिना केमिकल का खाना खाते हैं, आप गारंटी कर सकते हो? नहीं। तो फिर क्या करोगे डेवलपमेंट का? बेचारे को जीने तो दो। केमिकल वाला खाना खिलाएंगे, बिना फिल्टर का पानी पिला नहीं सकते, प्रदूषित हवा को सांस लेगा, उसका आधा जीवन तो वैसे ही प्रभावित हो गया। व्हाट डू आई डू विद ग्रोथ? ये सबसे पहला प्रश्न है। जीडीपी बढ़ना ही क्यों चाहिए? मेरे यहाँ से चालू था सवाल, है ना। 3 चीज़ें जो लोगों को होश नहीं और करते जा रहे। क्या? जीडीपी क्यों बढ़ना चाहिए? तो लोग बोलते हैं सर प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। ग्रेट, बढ़ती है। पिछले 20-30 सालों से देश का जीडीपी बढ़ रहा है, कोविड को छोड़ते हैं, बिल्कुल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 5, 6, 7, 8, 9 तक गया। बिल्कुल। तो जब जीडीपी 5% बढ़ती है तो समृद्धि 5% बढ़ी, तो लोगों के चेहरे की स्माइल 5% बढ़ना चाहिए। बढ़ रही है? नहीं बढ़ नहीं, कम हो रही है। व्हाट डू आई डू विद जीडीपी? मेरा डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, पानी खराब हो रहा है, मिट्टी खराब हो रहा है, संबंध खराब हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या करोगे जीडीपी का? तो जीवन का उद्देश्य जीडीपी बढ़ाना नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य रोटी कपड़ा मकान के बाद में क्या होता है? प्रेम मिले, आनंद मिले, शांति मिले, यही तो उद्देश्य होता है ना। भाई आइसक्रीम खाना जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, पर आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, क्यों? अच्छा लगता है। अल्टीमेटली हम ये सारे काम ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। दैट इज द अल्टीमेट एम। इकट्ठा ज़्यादा हो वो एम नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली हमको लगता है कि वो हमारे जीवन का एम है। 3 गाड़ियाँ हो, 4 बंगले हो, 7 पीढ़ी के लिए बैंक बैलेंस हो, पीढ़ी बेचारी जी नहीं पाएगी, क्योंकि आप तो उसको केमिकल वाला खाना खिला रहे हो, उसको तो भुगतना पड़ेगा ये सब। इसलिए सारी चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं जीवन में, चाहे वो फर्नीचर ही क्यों ना, कपड़े ही क्यों ना, कार का साइज़ ही क्यों ना, रोड का साइज़ ही क्यों, वो सब सीमित करना पड़ेगी, तभी ये काम होगा। अभी जो दिल्ली में प्रॉब्लम चल रहा है, अभी मेरे कोई फ्रेंड हैं वो दिल्ली गए थे, तो जब से आए हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पर बीमार हो गए। तो ये स्टार्टिंग है जो दिल्ली से शुरू हो गया, धीरे धीरे सब जगह होगा ये। बिल्कुल, मैं खुद गया था अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते 3 हफ्ते में 2 दिन था मैं, 2 दिन तक मुझे हेडेक रहा। गुड़गांव में 2 दिन तक हेडेक रहा। जैसे मैं गया हेडेक चालू हुआ, जैसे ही दिल्ली छोड़ा ठीक हो गया। नो, यदि मेरा ऐसा हो रहा है तो मैं फिर भी जीडीपी बढ़ाना चाहूँगा क्या? नहीं। मैं दिल्ली में रहना चाहूँगा क्या? मैं दिल्ली में फ्लैट लेना चाहूँगा कि नहीं ना। तो मेरे ख्याल से आम इंसान को वो जीवन में आया क्यों है वही होश नहीं है। गड़बड़ तो वहाँ से चालू होती है। इकट्ठा करके थोड़ी हमें खुशी मिलेगी और प्रेम मिलेगा और शांति मिलेगी, तो वहाँ से गड़बड़ चालू होती है। इसमें तो फिर सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा सर, कोई अकेला तो कर नहीं सकता, ना कोई गवर्नमेंट कर सकती। सबसे पहले तो रियलाइज होना पड़ेगा जो आपने बोला। तो इसीलिए मेरी यात्रा इसीलिए चालू की कि यात्रा, ये जो क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन है वो नियम कानून टेक्नोलॉजी से, इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं होने वाला, क्योंकि वो समस्या नहीं है। आपने पूछा था कैसे हल करेंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ पेड़ पौधे से नहीं हल होगा क्या? तो उसका मैं जवाब देना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? मैं एक एनालॉजी देता हूँ। क्या? कैंसर का इलाज पैरासीटामोल लेके नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, उसका तो अलग कीमोथेरेपी होगा। हाँ, कीमोथेरेपी। क्यों? क्योंकि आपको जड़ से हटाना पड़ेगा, कैंसर के सेल को मारना पड़ेगा, कीमोथेरेपी करना पड़ेगी, तब जाके इलाज होगा। तो क्लाइमेट चेंज का इलाज पेड़ पौधे लगा के नहीं होगा, क्योंकि कारण तो वो है ही नहीं। पेड़ पौधे कम होना उसका कोई कारण नहीं है। चींटी बराबर। अच्छा, चींटी के बराबर। मैं आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जितने पर्यावरण पे काम करने वाले, प्लीज जाग जाओ, प्लीज जाग जाओ। आप बहुत अच्छे लोग हो, क्योंकि आप कुछ तो सोचते हो, पेड़ तो लगाते हो। तो आप बाकी तुलना में अच्छे लोग हो, परंतु आपका एनर्जी कहीं और लग रहा है, जहाँ पे वो इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गया है।
क्यों, मैं कारण बताता हूँ। हाँ, क्योंकि मतलब ये एक नई चीज आपने बोली, तो कुछ इसका कारण रिसर्च है क्या सर, जो आपने अभी बोला हाँ, कि बताता हूँ पेड़ ना। पौधे लगाने से हाँ, कुछ नहीं होता है? तो ये एनालॉजीज क्लियर आ गई। कैंसर के इलाज के लिए रूट को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हुआ क्यों है? क्योंकि हमने एनर्जी का उपयोग करना चालू किया, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, गर्मी पैदा करती है। धरती का तापमान बढ़ गया है तो बैलेंस गड़बड़ हो गया। शरीर का तापमान बढ़ता है तो बोलते बुखार आया है ना। 2 डिग्री बढ़ जाए तो बुखार आया। बुखार है। शरीर, धरती का तापमान 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है, तो धरती को बुखार आया, सब बैलेंस है। तो अब इसको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? रूट कॉज को हटाना पड़ेगा, कार्बन एमिशन को कम करके जीरो करना पड़ेगा। तो पेड़ पौधे लगाना सॉल्यूशन हो सकता था 100 साल पहले, 50 साल पहले। बट बीमारी बढ़ गई अभी। बीमारी इतनी बढ़ गई है कि वो सॉल्यूशन नहीं है। तो जब आपकी उत्सर्जन की दर और एब्जॉर्प्शन की दर ये दोनों बराबर हो जाए, तो बिल्कुल आप पेड़ काटो, पेड़ लगाओ, आपको एकदम बराबर बैलेंस में जैसा जीवन चलता था। आज के 100 साल पहले हम तो ऐसे लकड़ी पे तो खाना जलाते, तो क्या क्लाइमेट चेंज हो गया था? नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरी पेड़ के बढ़ने की दर और पेड़ के कटने की दर बराबर थी, तो धरती बैलेंस में थी। अभी मेरा उत्सर्जन की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको एक कुछ आंकड़े देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ प्लीज बताइए। धरती पर जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो है 14 लाख किलोग्राम। 14 लाख किलोग्राम। हाँ, कितनी देर में? एक दिन में? नहीं। आई डोंट। 1 घंटे में? नहीं। फिर 1 मिनट में? नहीं। 1 सेकंड में? सेकंड में। ओह माय गॉड। कितना? 14 लाख 14 लाख किलोग्राम। ऐसे होता है, ऐसे। तो मैं एक सेंटेंस बोलना चालू करता हूँ, खत्म करता हूँ, उतनी देर में धरती के वातावरण में 100 लाख किलोग्राम कार्बन एमिशन चला गया। तो बेचारा पेड़ पौधा क्या करेगा? पेड़ तो तुम्हारे कारण जल्दी नहीं बढ़ेगा, है ना। तो पेड़ जब बढ़ता है, एक 25 से 30 साल की जब उसकी उम्र होती है, तो उस उम्र के दौरान वो 800 से 1000 किलोग्राम कार्बन एब्जॉर्ब करता है। कितने साल में? 25 से 30 साल। 25 से 30 साल। भारत का एवरेज बताता हूँ। भारत का एवरेज कार्बन उत्सर्जन एक परिवार का, जो 5 लोगों की परिवार है, 1 साल का कम से कम 10,000 किलोग्राम। मतलब हर परिवार 1 साल में कम से कम 12-13 पेड़ों को काट रहा है। बड़े पेड़ों को काट रहा है, 25 से 30 साल वाले का। तो वो छोटे छोटे सैपलिंग लगा के मन ही तो खुश होगा ना। वही तो होगा ना, मन को अच्छा लगेगा, फोटो खींच गई, कुछ होगा नहीं। वो बेचारा 25 साल में पड़ेगा। आज जब सैपलिंग कितने लगाओ, उसमें से कितने बचेंगे? असली समस्या यदि आपको हल करना है तो क्या करना है? ज़रूरतों को कम करना। जैसे आपने ज़रूरत की, मान लो घर में 4 लाइटें, 1 लाइट बंद कर दी, आपने 25% लाइट बंद कर दी, उसके कारण जो कोयला जला वो बंद हो गया, कार्बन एमिशन बंद हो गया। तो अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो सोलर भी छोड़ो, सोलर लगाना मतलब क्योर करना, प्रिवेंशन, उत्सर्जित मत होने दो, वो सही तरीका है। आपको पता है, मेरे घर में, मैं आईटी का प्रोफेसर हूँ, मेरे घर में फ्रिज नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ फ्रिज नहीं? मेरे यहाँ गीज़र नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, एसी कभी लगाया नहीं लाइफ में, कपड़ों पे प्रेस नहीं करता, और मैं दुखी भी नहीं हूँ, है ना। दुखी लग रहा हूँ आपको? नहीं। तो कहने बट का आपके जैसे सब नहीं हो सकते, ये तो चीज़ें लोग रह नहीं सकते इसके बिना। तो मारे जाएंगे, मत रहो, लगा लो, और फ्रिज लगा लो, और एसी लगा लो। तो इतना तुम नहीं मारे जाओगे, तुम्हारे बच्चे गारंटीड, भाई इसका तो मैं गारंटी देता। यदि तुम नहीं तो तुम्हारे बच्चों को तो भुगतना पड़ेगा। उसका प्रूफ ये है कि आज के 30 साल पहले हम किसी भी नदी में जाके पानी पी लेते थे, आज हमारा बच्चा नहीं पी सकता है। आज के 30 साल पहले मौसम में इतना परिवर्तन नहीं था, आज के है। तो हम और तुम कितने साल के मेहमान हैं? 25-30 साल के। पीछे कौन बचेगा? बच्चे। हाँ, तो आप लगा लो एसी, जितना एसी चाहो लगा लो। आपका ही बच्चा भुगतेगा, पड़ोसी का बच्चा नहीं भुगतेगा। ये और समझाता हूँ लोगों को, आपके स्वयं के बच्चे, उनके नाती पोती, ये भुगतने वाले हैं जो कर्म आप इस समय कर रहे हो कंफर्ट के लिए, शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए। लॉन्ग टर्म में पे नहीं होगा, ये गारंटीड है। तो कम करना पड़ेगा। और किसको कम करना पड़ेगा? खुद को, सभी को। इतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है ज़रूरी, मैं बोलना ही चाह रहा हूँ, है ज़रूरी। बट वो बोलेगा हम कैसे छोड़ दें, हम एसी कैसे छोड़ दें, बोलो मत छोड़ो ना, मत छोड़ो, कैसे छोड़, कुछ और अल्टरनेटिव है सर? देखो मैं बोलता हूँ, क्लाइमेट बचाने का और कोई तरीका? मुझे लोग बोलते हैं कि अच्छा सर एसी के बिना तो जी नहीं सकते। हाँ। तो मैं सबसे पहले उसको बोलता हूँ कि सबसे जीवन का सबसे बड़ा झूठ ये कि एसी के बिना जी नहीं सकते। तो एसी जीवन में आया कब है? अब देखो इंसान का जीवन कब से है धरती पर? 2.5 लाख साल हो गए, 2.5 लाख साल से जी रहे हैं। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ मजाक में,
भगवान कृष्ण को जानते हो? हाँ। भगवान कृष्ण को दूध और माखन पसंद था ना? पसंद था। भगवान कृष्ण के इतने पोस्टर देखे, किसी पोस्टर के बैकग्राउंड में फ्रिज का फोटो देखा है जीवन? तो भगवान कृष्ण तो बिना फ्रिज के रहते थे। सदियों से इंसान बिना, कब से बिगड़ा इंसान? पिछले 100 साल 50 साल। 100 भी कहाँ, फ्रिज कब आया जीवन में? 25 साल 30 साल। 25 साल 30 साल, दैट्स इट। एसी कब आया जीवन में? वही 20-25 साल। नहीं, एसी तो अभी भी कुछ कुछ लोगों का, एसी तो जो कॉमन अभी हुआ 5 साल 7 साल पहले, 10 साल ज़्यादा। तो इंसान कब से बिगड़ा है? पिछले 5-7 साल में, 10 सालों में, 20 सालों में। तो ये कहना कि एसी के बिना रह नहीं सकते, ये जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सदियों से इंसान मर जाता था क्या? तो इतनी गर्मी में कैसे रहेगा? हाँ, अब आई बात, तो कैसे रहूं मैं? हाँ, इतनी गर्मी में कैसे तो रहूं? तुम अपने बच्चे का गला घोट के तो नहीं रहना चाहोगे? नहीं, है ना? तो अब तरीके सोचते हैं। गर्मी क्यों होती है? घर गर्म इसलिए होता है क्योंकि जब धूप गिरेगी तो हीट होगा। तो अब गर्मी अंदर मत आने दो। तो कैसे मत आने दो? तो दीवारों को ठीक से बनाओ, छत को ठीक से बनाओ। गर्मी आएगी कहाँ से? जमीन तो ठीक है, ऊपर से आएगी, साइड से आएगी। अब दीवारों को ठीक से बनाओ। पुराने जमाने में बिना कूलर पंखे के बिल्डिंगें ठंडी होती थी ना? हाँ, होती थी। ये तो पुराना नॉलेज है। तुम उसको छोड़ दोगे और बोलोगे अब मैं कोई वैसे ही चाहिए, तो गलती तो हमारी है ना। ये तो बहुत पुराना ज्ञान है हमारे शास्त्रों में लिखा है। भाई अब गर्मी को अब दीवार से नहीं आती, तो अब इतनी सी दीवार बनाओगे तो धूप गिरेगी तो गर्मी होगी ना, गर्म होकर अंदर आएगा, उसको ठंडा करोगे। मोटी दीवार तो पहले सिंपल सी बात है, मिट्टी की दीवार बनती है, सिंपल सी बात है। छत मिट्टी की दीवार कैसे बना सकते हैं आप? वो ये बोलेगा मोटी दीवार, बिकॉज जगह कम रहती है। हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा है कि क्या हम यदि कोई मुझे दिल्ली वाला बोलेगा कि सर इतना प्रदूषण में क्या करूं, तो सरल सा उत्तर है, भाई तू दिल्ली में मत रहे ना। और क्या करूं मैं, तुझे क्या दूं? तू पागल है क्या? तू इतने प्रदूषण में आके रह रहा है, इतनी अकल नहीं तेरे में? सही है। क्या बोलूंगा? यही तो बोलूंगा ना। सही है। तो आप बोले मेरे तो छोटी दीवार कैसे बनाऊं, मिट्टी का नहीं बना सकता, तो मैं बोलता भाई मत बना, और क्या करूं? ठीक है, इतनी बड़ी धरती, तेरे को वहीं क्यों जाके रहना है? जीवन का उद्देश्य ही भूल गए हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक इंडोनेशिया या कहीं यहाँ का बहुत एक छोटा सा वीडियो, बहुत पावरफुल वीडियो था। मतलब उसने मुझे हिला दिया कि आज के 10 साल पहले देखा होगा, 8 साल पहले। वो एक इंडोनेशिया का गांव का आदमी शहर गया अच्छा जीवन के लिए, कमाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, सब लोग माइग्रेशन करते हैं, कमाई के साधन मिल जाते हैं। शहर गया तो कुछ था नहीं, तो वो इवेंचुअली झुग्गी झोपड़ी में रहने लगा। तो झुग्गी झोपड़ी में 20 साल 30 साल खूब मेहनत की उसने, बहुत छोटा पैसा बचाया, फिर एक घर बनाया छोटा सा। तो उसने अपने विचारों में बताया कि यार मैं जब देखता हूँ प्रकृति को, तो जो चिड़िया हैं 1 दिन में अपना घोंसला बना लेती, 2 दिन में। चूहा है 2-4 दिन में अपना बिल बना लेता है। इंसान जो कि इतना एडवांस है, साइंस और टेक्नोलॉजी, चांद पे जा रहा है, 20 साल तक उसको EMI चुकानी है। इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है इंसानों के लिए? हाँ, 20 साल तक EMI चुकाएगा बेचारा, तो जिएगा क्या वो? तो सही है। तो सिर्फ थोड़ी सी हम कल्पना करें तो पता चलेगा कि हम कितने गड़बड़ में जी रहे हैं, कितना बड़ा लोचा है जीवन में। नहीं, तो कितना बड़ा कैसे ठीक करें सर? सोच कैसे बदलें? तो फिर सर ये चीज़ तो स्कूल कॉलेज ये हर जगह होनी चाहिए और शुरू से सिलेबस में डालनी पड़ेगी। अदरवाइज जब बच्चा बड़ा हो रहा है, सडनली उसको बोला जाएगा अब कि भाई कल से एसी मत यूज़ करना, कल से ये मत करना, तो उसको समझ में नहीं आएगा। और वो आई थिंक वो जाके जो आप अभी कर रहे हैं वो बहुत पहले से करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। खेल में जैसे आजकल बच्चे खेलते हैं, खूब सारा गेम खेलते हैं, कि उसमें क्या होने वाला है, क्लाइमेट चेंज है क्या? आप क्या कहते हैं? वेल, अभी मैं 10-12 दिन पहले की बात है, मुझे कलकत्ता में गया था। एक CBSE के 1300 स्कूलों के प्रिंसिपल थे, पूरे देश के टॉप स्कूलों के प्रिंसिपल। मैंने अपने प्रेजेंटेशन उनको कहा कि एक काम करो, स्कूलों को बंद कर दो, हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते, क्योंकि वो बच्चा 15-20 साल सीखने वाला है। 1-2-4 हफ्ते नहीं सीखेगा जो रेगुलर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये नहीं सिखाया कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्यों हो गया है, किसने किया है, कब ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, ये नहीं सिखाया तो बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जिस स्थिति में हमें इसको सिलेबस में डालना अपने आप में प्रक्रिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको सिलेबस में डालना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सब काम छोड़ के, इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री को रोके, स्कूल वाला स्कूल को रोके, कॉलेज वाला कॉलेज को रोके, सब काम छोड़ के 1 दिन 4 दिन हफ्ते भर के लिए ये बारे में चिंतन करना चाहिए कि क्या, क्यों, कैसे हुआ है। क्योंकि सिलेबस में डालेंगे तो वो फिर लंबी प्रक्रिया, और धरती का तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से एक्सेलरेट हो रहा है,
हर साल पिछले साल की तुलना में अलग लगने लगा है, क्योंकि बदलाव की गति इतनी तेज हो गई है। हमारे पास इतना समय नहीं कि 5 साल में करिकुलम में जाएगा, फिर वो 7वीं वाला पढ़ेगा, फिर 8वीं में नहीं। आई थिंक वो समय चला गया है। इसलिए आज अभी सब काम छोड़ के सबसे पहले ये काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए हर व्यक्ति, हर संस्था, हर परिवार, हर पेरेंट्स अपने लेवल पे प्रयास करें। छोटे छोटे बात में जो बोल रहा हूँ लॉजिकल है ना। सोचना ही तो है कि धरती फिक्स है तो जरूरत है क्यों फिक्स नहीं होना चाहिए। इसमें लिए कौन सा क्यूरिकुलम पढ़ाना जरूरी सही है। और मुझे लगता है कि क्विक होना चाहिए। हर पेपर, हर इसके बारे में बात करें, तब जाके कम समय में हम इतना बड़ा परिवर्तन ले पाएंगे, वरना समय नहीं है। क्लाइमेट को तो ठीक करना है, पर ऐसा नहीं कि 500 साल में ठीक करेंगे या 100 साल में ठीक करेंगे, 50 साल में, 40 साल में नहीं। क्लाइमेट के जैसे हर फिजिकल सिस्टम की थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। जैसे रबर को थोड़ा खींचा, छोड़ दिया तो वापस अपनी जगह पे जाएगा, ज़्यादा खींचा तो टूट जाएगा। पर्यावरण का भी वैसे ही। अभी जिस स्थिति में ये रिस्टोरेबल है, इसको किया हमने तो फिर से वैसे हो सकता है जैसे था, परंतु एक समय के बाद में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय परिवर्तन होना चालू हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 2 महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से। एक है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लाइमेट वैज्ञानिकों के हिसाब से मनुष्य को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान न बढ़े। हद होगी तो 2 डिग्री। क्यों? क्या होने वाला 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे? ऐसा क्यों रखा थ्रेशोल्ड? मैं लोगों से पूछता हूँ क्या प्रलय आने वाला है, हम सब लोग मारे जाएंगे? आंसर नो, कोई भी प्रलय नहीं आने वाला। क्योंकि मैं लोगों को मजाक में बोलता हूँ चिंता मत करो, इतनी आसान मौत तो नहीं मिलेगी कि अचानक प्रलय आएगा मारे गए। इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी, है ना। कैसे मिलेगी पता है? कैसे? एक पिक्चर में जो खतरनाक विलेन होता है, हीरो को कैसे मारते हैं? तड़पा के मारते। एग्जैक्टली। तो 1.5 डिग्री जब तापमान क्रॉस हो जाएगा तो परिवर्तन इरिवर्सिबल होना चालू होंगे, मतलब उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। और उसमें क्या क्या होगा सर? और फिर 2 डिग्री पे पूरा, तो क्या क्या होगा? तो एकदम से मौत नहीं मिलेगी तो क्या होगा? ज़्यादा हीट वेव्स, ऑलरेडी हीट वेव पहले से ज़्यादा होने लगी, बिल्कुल। ज़्यादा बाढ़, ज़्यादा जंगलों में आग लगना, ज़्यादा बर्फ पिघलना, ज़्यादा समुद्र का लेवल बढ़ना, ज़्यादा बीमारियों का होना, ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन कम होना। ये उल्टा काम हो रहा है ना। पॉपुलेशन बढ़ रही, कंजम्पशन बढ़ रहा है, पर फूड का प्रोडक्शन कम होते जाएगा। क्यों? इरेटिक वेदर सिस्टम है, बेमौसम बरसात हो रही है। फर्टिलाइजर का काम जो करता था वो कम होने लगा है, इफेक्टिवनेस कम होने लगी। तो ये सारा ज़्यादा होगा तो उसका फर्क पड़ेगा। फिलहाल के लिए फॉर एग्जांपल अभी इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, साउथ अमेरिका में जंगलों में आग लग रही, सितंबर से चालू हुई, अभी तक बुझी नहीं। कितने एरिया जला है पता है? 212 मिलियन एकड़। पाकिस्तान का क्षेत्रफल 197 मिलियन एकड़ है। पाकिस्तान के क्षेत्रफल से ज़्यादा का जंगल जल चुका है। तो वहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ होगा, कितने लोगों को नुकसान हुआ होगा, कितने इकोनॉमी को नुकसान होगा, कितने खेत, घर, शहर, क्या क्या उजड़ गया होगा। तो ये ज़्यादा होगा तो इसी को तो तड़पना कहेंगे। अभी आसाम में जब बाढ़ हुई थी 3 महीने पहले, 17 लाख लोगों को प्रभावित किया था, है ना। आए दिन चेन्नई में देखो क्या होता है, वायनाड में क्या हुआ, अपने वडोदरा में क्या हुआ, मगरमच्छ घूमने लगे थे। तो ये सब का असर हमारी हेल्थ पे ऑलरेडी हो रहा है, हमारी इकोनॉमी पे बिल्कुल हो रहा है। आप साल भर का हिसाब लगाओ, जो नुकसान होता है दिल्ली में, जो हेल्थ का नुकसान होता है उसका हिसाब लगाओ। देखते हैं इकोनॉमी जीडीपी के तुलना में कितना है। तो अभी तक तो लोग जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं। मैंने लोगों को बोलना चालू किया, एक काम और करो, जीडीपी लॉस पे भी ध्यान दो। भाई ग्रोथ लॉस भी बढ़ने लगे तो ग्रोथ का क्या मतलब है? बिल्कुल सही है ना। और लॉस बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो फिर हमको इसीलिए बैलेंस करना पड़ेगा। ये इस तरीके से ग्रोथ का कोई मतलब ही नहीं है जो अपना ही नुकसान करते हैं। तो बच्चों को पढ़ाना सब काम छोड़ के करना, क्यूरिकुलम छोड़ दो। अभी ये आर या पार के काम है, क्योंकि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में कितना समय बाकी है। तो इसका एक पैरामीटर कार्बन बजट, कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। और गति मैंने बता दी एमिशन की, 14 लाख किलोग्राम पर सेकंड, उसको भाग देंगे। कार्बन बजट इस समय हमारा करीब 200 बिलियन टन है। उसको अब 14 लाख किलोग्राम पर सेकंड से भाग दो, है ना। आपका यदि मैथ्स क्विक है तो पता चलेगा 4.5 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, दैट्स इट। कहाँ हम बात करते हैं? इधर 5-6 साल में तो 1.5 डिग्री क्रॉस होने वाला है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्रॉस हो गया, क्योंकि एकदम से तो कुछ प्रलय आएगा नहीं, पर ये अपरिवर्तनीय परिवर्तन चालू होंगे। 2 डिग्री होते होते ऑलमोस्ट पूरा सिस्टम इरिवर्सिबल हो जाएगा।
इरिवर्सिबल होने का मतलब क्या है, जैसे कि अभी गर्मी बढ़ी तो बर्फ पिघली तो जो बर्फ से जो रिफ्लेक्शन होता था, जो साउथ और नॉर्थ में जो पोल हैं, कैप हैं, वहां से इसमें रिफ्लेक्ट होता था लाइट। अभी वो पिघल के समुद्र की सतह एक्सपोज हो गई, तो समुद्र की सतह काली होती, डार्क होती है ना। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती थी अब एब्जॉर्ब होने लगी। अब एब्जॉर्ब होने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ ज़्यादा पिघलेगी, बर्फ ज़्यादा पिघलने से और एब्जॉर्ब होगा, और सतह खुलेगी, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और बर्फ पिघलेगी। तो ये साइकिल जब इस लूप का फास्ट चालू हो जाएगा तो इंसान के बस की बात, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, जो गया सो गया। सर इतना सीरियस जब है, जो आपसे बात करके लग भी रहा है, तो ये तो सभी को ऊपर तक पता होगा सिस्टम में कि क्या चल रहा है। इस तरह का कोई ऐसा हो सकता है, कोई ऐड बने, कुछ ऐसा हो, बड़े बड़े लोग भी इस पे बात करें, ऐसा कुछ हो। ये कोई मुद्दा नहीं है किसी के लिए? वेरी गुड पे, मुद्दा नहीं किसी के लिए। वेल, मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई मुद्दा जीवन में होना नहीं चाहिए। हाँ? ये तो ऐसा काम है कि सब काम छोड़ दो। मैंने कहा ना, फैक्ट्री भी बंद कर दो, स्कूल भी बंद कर दो, सब बंद कर दो। पहले तो ये सोचो तो सही कि कहाँ जा रहे हैं और क्या होने वाला है। ये डेफिनेटली सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। पर क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सब लोग एक दूसरे को उल्लू बनाने पे तुले। जैसे पेरिस एग्रीमेंट 2015 में क्लाइमेट के ऊपर पेरिस एग्रीमेंट, बहुत शानदार एग्रीमेंट, बिल्कुल 195 देशों ने साइन किया। विश्व में पहली बार इतना सफल कि हर देश ने, हाँ हमने भी किया, और गरीब से गरीब देश ने साइन किया, अमीर से अमीर देश ने साइन किया। क्या साइन किया? 2030 तक हम सब अपना कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे। और आई थिंक हमारा काफ़ी कम है बाकी कंट्रीज से। कम है, पर हम तीसरे नंबर पे आते हैं, उतना है कम नहीं है। तो मैं बड़ा खुश हुआ 2015 में कि अरे वाह, अब तो इतने सारे देशों ने एग्री कर लिया है, अब तो कार्बन एमिशन कम होगा, है ना। तो 2016 में कम होना चाहिए था, 17 में और कम होना चाहिए, 18 में। दुर्भाग्य से हर साल कार्बन का उत्सर्जन बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या हुआ भाई, 195 देशों ने जब साइन किया है, और देशों ने मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ने, बड़े लोगों ने साइन किया, तो फिर ये कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सबको लगता है कि नहीं, मेरे को तो अभी और बढ़ना है, मुझे तो और बढ़ना है, मैं क्यों करूँ, वो क्यों ना करे ऐसा। ये लड़ाई में सब पड़े हुए हैं, जो कि खतरनाक है ना। भारत का उत्सर्जन दूसरे देशों की तुलना में कम है डेफिनेटली। तो भारत का ये कहना है कि मेरा कार्बन एमिशन करने का अधिकार है क्योंकि मैं ग्रोथ नहीं हो, तुम हो गए हो, बिल्कुल करेक्ट है। पर यदि हम इस आर्ग्यूमेंट को फॉलो करें तो दुनिया में सिर्फ लड़ाई हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब देखो, दुनिया के 200 देशों की लिस्ट बनाओ, सबसे टॉप पे उसको रखो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, फिर ऐसे लिस्ट के कम कम कम, तो कोई ना किसी के ऊपर होगा, कोई किसी के नीचे होगा। तो सबसे आखिरी देश वाला जो लिस्ट में रहेगा वो क्या बोलेगा? मैं क्यों करूं, पहले तुम करो। ऊपर वाले को बोलेगा, ऊपर वाला और ऊपर वाले को, मैं क्यों करूं, पहले तुम करो, है ना। तो अफ्रीका वाला इंडिया को बोलेंगे तुम करो, इंडिया वाला इंडोनेशिया को बोलेगा, इंडोनेशिया वाला यूरोप को बोलेगा, यूरोप वाला अमेरिका को बोलेगा, अमेरिका वाला कनाडा को बोलेगा, कनाडा वाला मिडिल ईस्ट को बोलेगा। ये तो देश की बात होगी। भारत के अंदर देख लो, इंदौर वाला मुंबई को बोलेगा, है ना, खरगोन वाला इंदौर वाले को बोलेगा। कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि सबको लगता है कोई और मेरे से ज़्यादा करता तो मैं क्यों कम करूँ। तो ये आर्ग्यूमेंट टेक्निकली करेक्ट है बट खतरनाक है। इससे सिर्फ झगड़ा हो सकता है, जो कि देश में ऐसा ही हो रहा है, विश्व में ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मेरा जो यात्रा है एनर्जी स्वराज, मुझे लगा कि ये सब सरकारें पूरे विश्व में 4 या 5 साल के लिए चुनाव होके आती है, तो कोई भी सरकार 6ठे साल के लिए सोचेगी नहीं, तो 10 साल के लिए बिल्कुल नहीं सोचेगी, उसका तो मैंडेट ही नहीं दिया हमने, है ना। तो सरकार का धर्म क्या होता है? चुनाव जीतना। तो सरकार तो वही काम करेगी जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी है। पर आपका और मेरा भी धर्म है ना कि अच्छे से जीवन जीना। तो आप अपनी ड्यूटी निभाएं, सरकार अपनी ड्यूटी निभाएगी, इंडस्ट्री अपनी ड्यूटी निभाएगी, तब जाके मेरे ख्याल से इस विषय को हल कर सकते हैं। पर आज इतनी अति आवश्यकता है क्लाइमेट चेंज को। आप गूगल सर्च करेंगे तो आप एक सर्च करना क्लाइमेट इमरजेंसी। इस समय क्लाइमेट इमरजेंसी है, और यदि हमारी इमरजेंसी होती है, हार्ट अटैक आता हो, तो तुरंत सब काम छोड़ के बिना हिसाब किताब लगाए कि भाई पैदल जाऊं कि ऑटो से जाऊं कि एम्बुलेंस से जाऊं, हिसाब लगाता है नहीं, तुरंत जाना है, सब आदमी करेगा। तो इमरजेंसी में जैसा व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार करने की जरूरत है। बट ये क्रिएट क्यों नहीं की जा रही इमरजेंसी? जब इतनी इमरजेंसी है तो ये जो आप बता रहे हैं, जो डेटा के साथ आप बता रहे हैं, जो है सभी को पता होगा, ये जो वहाँ पर सभी को पता है, पर इमरजेंसी क्रिएट क्यों नहीं की जा रही? वेरी गुड, ये होना चाहिए। और मैं तो यात्रा इसीलिए कह रहा हूँ कि इमरजेंसी लगे। पर जो दिशा निर्देशक होते हैं समाज के 6 लोग,
कौन है? पेरेंट्स। 6P बोलता हूँ मैं। अच्छा, पेरेंट्स, क्या कोई पेरेंट्स बोल रहा है कि नहीं बेटा तू इंजीनियरिंग नहीं करेगा तो चलेगा? पहले कोई नहीं एनर्जी, बोल रहा। कोई नहीं बोल रहा। प्रोफेसर्स, कोई टीचर बोलता है, चाहे वो IIT का हो या कोई नहीं स्कूल बोल का, रहा। कोई नहीं बोलता। पॉलिसी मेकर, कोई पॉलिसी मेकर बोलता है कि ग्रोथ बाद में, पहले क्लाइमेट चेंज? नहीं, नहीं। प्रोफेशनल जो कंपनीज में काम करते हैं, टाटास बिरलास, वो नहीं। करते हैं? नहीं। पॉलिटिशियन, कोई पॉलिटिशियन बोलता है नहीं, कि नहीं पहले ये करेंगे? ये मुद्दा ही नहीं है। हाँ। और प्रेस वाला बोलता है? नहीं, तो ये 6P जो दिशा निर्देशन कौन करता है? यही लोग करते यही करते हैं। इसमें से किसी को होश नहीं है, सब अपने पता नहीं कौन सी दुनिया में कौन सी दौड़ रहे हैं, इसलिए कोई बोलता नहीं है। तो जो मेन लोग हैं जिसके कारण ये दिशा निर्देशन होता है समाज का, वो तो बोल ही नहीं रहे। और मुझे डाउट है कि उनको समझ भी है कि नहीं है। हाँ, मैं भी यही पूछने वाला था। क्यों? कि उनको पता है ये? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बापू से, महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि बापू लोग ये गलत काम क्यों करते, तो बापू ने कहा इसलिए करते हैं क्योंकि उसका परिणाम पता नहीं। जिसका परिणाम पता होगा उसमें वो गलत करेगा नहीं। Correct. और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कोबरा सांप है, कोबरा यदि काटेगा तो मर जाएंगे, बिल्कुल, ये आपको मुझे पता है। इधर कोबरा आएगा तो क्या करेंगे हम दोनों? भागेंगे। हाँ। है ना? कोबरा दिखे तो भागना चाहिए, भारत के संविधान में लिखा है? नहीं लिखा। नहीं। किसी सरकार के नियम में नहीं लिखा। फिर भी हम सब पालन करते। क्यों? क्यों? समझ के कारण। ये जितने लोग मैंने गिना है, ये किसी को समझ नहीं है। इसलिए मैंने कितने लोगों को नहीं, 99.9% को होश नहीं कि वो जीवन में चल क्या रहा है। ये अपनी दुनिया में दौड़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि वो खुद जिम्मेदार है सबका। और पानी जिसको वो खुद पीने वाला है, वो हवा जिसको खुद ब्रीथ करने वाला है, उसको खुद ही खराब कर रहा है। इसमें लोगों को बोलते रहता हूँ मजाक में अपने लेक्चर में कि इस धरती पे आधुनिक मनुष्य से मूर्ख जानवर धरती पर आया ही नहीं कभी। दूसरे जानवर ऐसा करते हैं, अपना ही जंगल खुद खराब करेगा शेर, ऐसा कुछ नहीं। इंसान ही ऐसा करता है, अपना पानी अपना मिट्टी सब तो खराब कर रहा है। तो ये समझ बहुत कम है। ये जब मैं यात्रा चालू हुई तो मैं पहले प्रेस वालों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था। एक आध साल में मुझे समझ में आ गया कि कॉन्फ्रेंस का मतलब नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि प्रश्न क्या पूछना है। भाई आप सही प्रश्न तो पूछो, कि उसको पता नहीं तो पॉलिटिशियन से सही प्रश्न नहीं पूछेगा तो पॉलिटिशियन को भी सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा कि पूछने का है। तो ये बहुत शुरू में जो वर्ड किया था, मैं मुंबई में हूँ इसलिए वर्ड ज़्यादा यूज होता है, लोचा है। लोचा दुनिया में बहुत बड़े लेवल का, छोटे लेवल का नहीं, बहुत बड़े लेवल का लोचा है। ये होश नहीं है कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, और आने वाले समय में बच्चों को कितना भुगतना पड़ेगा। सर ये जो लोचा तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ ऐसा रास्ता हो सकता है कि जीडीपी भी बढ़ती रहे, बैलेंस, और यहाँ पे हम सुरक्षित भी रहें, क्लाइमेट चेंज भी बिल्कुल हो सकता का रास्ता? बिल्कुल, बिकॉज सब कुछ बंद तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, रास्ता जरूर है। क्या है रास्ता? ये है कि हम 2 काम करना चाहिए। क्या सर? मैंने 2 नियम बना के रखे। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ घर पे रहने के नियम है आपके। क्या? शूज बाहर निकालेंगे, किचन में खाना बनाएंगे, बेडरूम में सोएंगे, बाथरूम में नहाएंगे। आपका 1000, 1500, 2000 स्क्वायर फीट का जो घर है उसके आपने नियम बनाए। धरती भी तो घर है ना? बिल्कुल। तो धरती पे रहने के नियम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आज तक किसी ने बताए? नहीं। मैंने 2 नियम बनाए। क्या है? धरती पर रहने के नियम, और मैं इसको बोलता हूँ धरती पे रहने के अस्तित्व के नियम। आपको अस्तित्व में रहना है तो ये नियम पालन करना पड़ेंगे। आप नहीं तो इसको आप बोल सकते हो प्रोफेसर सोलंकी लॉज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मनुष्य जीवन के अस्तित्व के नियम। ये दोनों में से एक भी नियम का उल्लंघन किया तो मनुष्य जीवन धरती पर नहीं बचेगा, इसकी मेरी गारंटी है। आप लिख लेना। और गारंटी रिसर्च बेस्ड है, गारंटी लॉजिक बेस्ड। आप खुद ही, मैं लॉ बोलूंगा तो आपको खुद ही लगेगा बात तो सही है। एक तो बता ही चुका। पहला नियम बोलता है जिस इकोसिस्टम में संसाधन सीमित हो वहाँ जरूरतें सीमित होना चाहिए। बिल्कुल। यदि सैलरी फिक्स है तो खर्चे फिक्स होना चाहिए। बिल्कुल। धरती फिक्स है, संसाधन फिक्स है, इसलिए हमारा प्रोडक्शन कंजम्पशन ये फिक्स होना चाहिए। ये क्लियर है? तो नियम हो गया, है ना? किसका फिक्स होना चाहिए? तो हर चीज का, सभी का, है ना? तो ये इसमें कोई गलत लग रहा है? नहीं। हाँ, तो इसमें लॉजिक है, इसमें कुछ कोई बहुत केमिस्ट्री और इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है। दूसरा नियम बोलता है कि जैसे ही आपने ये समझा कि संसाधन सीमित है तो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सेंट्रलाइज प्रोडक्शन करते हैं, केंद्रीयकरण करते हैं, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? यही होता है? बिल्कुल होता है। केंद्रीयकरण करने का सॉलिड आउटकम है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से असमानता, इनइक्विटी बढ़ती है समाज में, और असमानता बढ़ने से अशांति बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है। तो साइंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। लोगों के बीच में प्रेम भाव बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। हिंसा बढ़ रही है? बढ़ रही है। क्यों?
क्योंकि हम सेंट्रलाइज प्रोडक्शन करते हैं, गलत इकोनॉमिक मॉडल। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे अभी सोलर ही लगाना है, तो अभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, 100 मेगावाट का सोलर प्लांट, तो मुझे 10-20 लोग लगेंगे प्लांट को चलाने में, तो 20 रोजगार पैदा हुआ, 40 हो गए, 100 हो गए। पर उस 100 मेगावाट को मुझे छोटे छोटे घरों में लगाना पड़ता, 1-1, 2-2, 3-3 किलोवाट के, तो ज़्यादा लोग लगते। लॉजिक क्या बोलता है, ज़्यादा लोग लगते कि नहीं, है ना। फिर उसको मेंटेनेंस करने के लिए भी ज़्यादा लोग लगे। तो किस में ज़्यादा रोजगार पैदा हुआ, दूसरे वाले मॉडल में, जब मैं छोटे छोटे लगा रहा हूँ। बिल्कुल। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन नेचुरली ज़्यादा रोजगार पैदा करेगा। लोकल इकोनॉमी को, अच्छा जब ज़्यादा रोजगार पैदा होगा तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, तो उस इकोनॉमी में घूमेगा ना, या व्यक्ति के पास जाएगा जो रिच है, तो वो उधर उसके पास आएगा, तो ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में घूमेगा, तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी लोकल, है ना। और क्या होगा, मैं अपना सोलर खुद पैदा करने लगूँ, तो देश पे बोझ कम होगा। अभी आपको बिजली पैदा करने के लिए सरकार को इंपोर्ट भी करना पड़ता है, तो यदि मैं आत्मनिर्भर जाऊँ तो देश आत्मनिर्भर होगा ना। भाई देश आदि इंपोर्ट कर रहा है तो कोई ताकत थोड़ी बढ़ेगी देश की, वो तो कमजोरी बढ़ेगी, क्योंकि उसको खर्चा करना है, डॉलर कमाना है, डॉलर देना है। जिस देश के पास क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा उसका क्या होगा, भारत का 85% क्रूड ऑयल तो बाहर से आता है। तो ये कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी। यदि मैं लोकल हो जाऊँ, मैं आत्मनिर्भर हो जाऊँ, मैं कम करने लगूँ, तो देश के लिए अच्छा है, क्योंकि देश ताकतवर बनेगा। अच्छा मैं लोकल हो गया, मैं अपना एफिशिएंट सिस्टम कर लिया। अच्छा लोकल सिस्टम एफिशिएंट भी होता है। यदि मैं कपड़ा ऐसा पहनूं जो यहाँ के 50 किलोमीटर दूर बनाओ, और जीन्स पहनूं जो भगवान जाने कहाँ से आया, कौन सा किस में कम है कार्बन उत्सर्जन होगा, जो मैं लोकल वाले में। तो लोकल जब मैं करना चालू करूँगा तो मैं ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा। अभी तो हम फ्रेजाइल हैं, सही है ना। यदि 85% तेल आना बंद कर जाए तो अपने पास कितने दिन चलाओगे, सही है, हफ्ते 2 हफ्ते, तो ये कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी है। नहीं। तो मुझे सिर्फ एक शहर की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं करना, मुझे हर गांव की इकोनॉमी स्ट्रांग करना है, हर क्षेत्र की इकोनॉमी स्ट्रांग करना। उसके लिए लोकल होना चाहिए, जो आप तब जाके। तो लिमिट करना और लोकल करना, ये 2 फार्मूला है। यदि आपने ये 2 फार्मूले का उपयोग किया तो आप ये दोनों काम हो सकते हैं। आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, आप हर व्यक्ति स्ट्रांग बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, एफिशिएंट बनेगा, और जो उसको चाहिए जीवन में, है ना, खुशहाली, वो बढ़ेगी। अभी तो डिपेंडेंसी बढ़ती है, सबको माइग्रेट करना पड़ता है ना, एक ही इसके पीछे पड़ रहे हैं। एक जगह बम गिरा तो दुनिया प्रभावित हो जाती है, रशिया में वार हुआ तो यूरोप वाला प्रभावित होता है, अमेरिका की बिल्डिंग गिरी तो तुम्हारे सब्जी के भाव गिर बनते हैं भारत में। ये कोई बहुत अच्छी व्यवस्था थोड़ी है। सही है। इसलिए ये यदि सच में हमें ग्रो भी करना है, लोगों को सुख सुविधा भी देनी है, तो आपको लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि धरती लिमिट है, और डिस्ट्रीब्यूटेड बराबर, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तब जाके कॉमन सुख समृद्धि बढ़ेगी, कुछ लोगों की नहीं। सर आप गवर्नमेंट ऑफ एमपी के ब्रांड एम्बेसडर है सोलर एनर्जी की, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं सर, क्या कर रहे हैं? सोलर एनर्जी इसका कुछ सोल्यूशन है क्लाइमेट चेंज का? नहीं है। मुझे लोग सोलर के नाम से जानते हैं। मैं सोलर का प्रोफेसर हूँ, मैंने किताबें लिखी है ना, सोलर मैन ऑफ इंडिया लोग बोलते हैं, सोलर गांधी बोलते हैं। हाँ। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, सोलर एनर्जी उपयोग करने का पहला नियम है, सोलर एनर्जी का उपयोग मत करो। मत करो, पहला नियम। दूसरा तीसरा भी है। क्यों? क्योंकि सोलर को भगवान के यहाँ से थोड़ी आता है। कहाँ से आएगा सोलर, कहाँ से आएगा सोलर पैनल, कहाँ से आएगा? जमीन को तो खोदना ही पड़ेगी ना। हाँ। अच्छा तो सोलर सेल बनाओगे, फिर से सोलर सेल तो काम नहीं चलेगा, मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, तो मॉड्यूल में ऊपर कांच लगेगा, साइड में एल्यूमिनियम की फ्रेम लगेगी, मॉड्यूल को खड़ा करने के लिए लोहे का स्ट्रक्चर लगेगा, मॉड्यूल से पावर निकालने के लिए कॉपर केबल लगेगी, कॉपर पावर को प्रोसेस करने के लिए इन्वर्टर लगेगा। बट वो बाकी ऑप्शन से तो ज़्यादा अच्छा है सोलर। बिल्कुल ज़्यादा अच्छा है, पर पहला नियम है मत करो, क्योंकि दूसरा क्या है? बीमारी का इलाज करने से अच्छा बीमारी ना होने दो। सोलर लगाना इलाज करना है, तो ना हो बीमारी वो अच्छा है कि इलाज करना अच्छा है? ना हो। अब हो गई है तो इसलिए पहला नियम है ए में 3 स्टेप में नियम है, AMG, अवॉइड व्हाट इज अवॉइडेबल। जिसके बिना आप रह सकते हो करो, अवॉइड करो। तो मैंने कहा ना, मेरे घर में फ्रिज, गीजर, AC वैसी नहीं है, अवॉइड किया। इसलिए नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कि मैं गरीब हूँ, इसलिए क्योंकि मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, नेचर अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा देखो कैसे होता है जीवन में, आपकी तनख्वाह बढ़ गई, आपके पैसे बढ़ गए, आपकी इनकम बढ़ गया, बिजनेस में आपकी इनकम बढ़ गई, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? ज़्यादा खरीदोगे, बड़ी गाड़ी को बड़ी करोगे, गाड़ी बड़ी चीज़ें, गाड़ी बड़ी, घर को बड़ा करोगे, फ्लैट में इन्वेस्ट कर दोगे,
कितनी दुर्भाग्य की बात है, इंसान को इतनी समझ नहीं है कि यदि मेरी कमाई बढ़ी तो मेरी खरीदने की क्षमता बढ़ी है, धरती के सप्लाई करने की क्षमता नहीं बढ़ी है। ठीक बात है ना? बिल्कुल। तो मेरी इनकम बढ़ी तो मुझे लगता है ज्यादा ऐसा कर लूं, ज्यादा वैसा कर लूं, ज्यादा ये कर लूं, ज्यादा घर। भाई साहब, धरती तो वैसी ही है। तो इसलिए पहला नियम है अवॉइड व्हाट इज अवॉइडेबल। Avoid। जो अवॉइड कर सकते हो ये पहला। अवॉइड कर दो। तो सोलर भी अवॉइड करो, क्योंकि सोलर का भी साइड इफेक्ट होगा ना। बिल्कुल बाकी की तुलना में बहुत अच्छा है, कोयले की बिजली की तुलना में सोलर कई गुना अच्छा है, पर एब्सोल्यूट टर्म में जीरो एमिशन होगा ऐसा तो नहीं है। तो पहला नियम क्या है? सोलर भी मत करो। अभी सरकारें हमको अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि हम तो सब चाहते सोलर करो, सबको लगता है दुनिया में सोलर करो। एक ही आदमी बोलता सोलर भी मत करो, जिसको सोलर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो गड़बड़ है, क्योंकि हमने सोचा नहीं ढंग से। अच्छा, फिर अवॉइड कर लिया भाई, दिन में लाइट का उपयोग अवॉइड कर लिया, पर रात में तो चाहिए। अब अंधेरा हो गया, लाइट तो चाहिए ना। तो फिर दूसरा काम क्या करो? मिनिमाइज करो। मिनिमाइज करो। कैसे मिनिमाइज करेंगे? आजकल ऐसे उपकरण आ गए जो कम एनर्जी में वही काम करेंगे, जैसे कि CFL और LED। हम सब जानते हैं, इतना आम आदमी जानता है। CFL जितनी बिजली लेता है, LED उससे आधे में काम कर देता है। सही है। पंखे आ गए, नॉर्मल पंखा जो इंडक्शन मोटर वाला, आजकल BLDC आ गए। नॉर्मल पंखा 60-70 वाट में चलता है, ये 25-30 वाट में चल जाते हैं। फ्रिज आ गए, AC आ गए, है ना, 5 स्टार। पर मिनिमाइज करो, फ्रिज का उपयोग करो मत, पर करना पड़े तो मिनिमाइज करो। मतलब क्या? 2-2, 3-3, 4-4 दरवाजे का फ्रिज मत लो, है ना। लोगों से पूछता हूँ 4-4 दरवाजे का फ्रिज लेते हैं, भाई क्या करते हो इतने बड़े फ्रिज में? तो बोलते हैं सर अचार रख के खाते। हम फ्रिज में अचार रखना, और बड़ा फ्रिज है तो उसमें आलू रखेंगे, प्याज रखेंगे, ये इसको क्राइम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कई बार सोशल स्टेटस के लिए भी रखते हैं लोग। क्राइम है ये, पाप है ये। क्यों? क्योंकि उसका भुगतान तो उसके बच्चे को करना है। भाई तुम बड़ा फ्रिज रखोगे, तुम्हारे कारण एक दिन का फ्रिज को उपयोग करने से 1 यूनिट बिजली लगती है। एक बार गर्म पानी से नहाने से 1 यूनिट बिजली लगती है। 1 घंटा AC में बैठे तो 1 यूनिट बिजली लगेगी। 1 यूनिट बिजली से 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन होगा, जो 300 साल धरती के वातावरण, 300 साल। एक दिन के फ्रिज का उपयोग करने का जो सुख है, उसका दुख कब तक रहेगा? 300 साल। 300 साल। एक बार गर्म पानी से नहाने का सुख का दुख 300 साल रहने वाला है। और कौन भुगतने वाला है? नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, उसके बच्चे। तो इसको पाप नहीं कहेंगे तो क्या है? तुम कर लो, अभी मजे कर लो, तुम पानी खराब कर लो, और तुम्हारे 300 साल 10 पीढ़ियां भुगतना तो पड़ेगा। भुगतना पड़ेगी। तो इसको पाप नहीं कहेंगे तो क्या है? वो भी अचार रख के खाना। तो सबसे पहला काम मिनिमाइज करने का, फ्रिज छोटा करो ना भाई। सबसे जरूरत क्या है? क्रिटिकल। आपको 1-2-3 लीटर दूध लगेगा, 2-3 किलो सब्जी लगेगी, बस। इससे ज्यादा कोई जरूरत है? तो 50 लीटर का फ्रिज होना चाहिए, 400 लीटर का क्यों होना चाहिए? AC का उपयोग करना नहीं चाहिए, करना ही पड़े। मिनिमाइज करो। मिनिमाइज कैसे करोगे? बड़े बड़े बेडरूम मत बनाओ, क्योंकि AC क्या करता है? AC क्या करेगा बेडरूम में? छत को ठंडा करेगा, फिर दीवारों को भी ठंडा करेगा, फिर जमीन को ठंडा करेगा, फर्नीचर को ठंडा करेगा, आखिरी में जाके छोटा सा शरीर 6 फीट बाय 2 फीट। कितना बदतमीज तरीके से AC का उपयोग करते हैं लोग, पता, आप कल्पना कर सकते हो? और जो बड़ा आदमी उतना बदतमीज आदमी, इतना बड़ा बेडरूम बनाएगा और दुनिया भर को ठंडा करेगा। उसको होश नहीं कि 1 घंटा AC में 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन, 10 घंटे AC चलाए तो 10 किलोग्राम। कितना बड़ा क्राइम है जो जाने अनजाने सब लोग करते हैं। तो क्या करो? सोना, कंफर्ट चाहिए ना, ठीक है, तो छोटा रूम बेडरूम बना लो, 1/4 बेडरूम बना तो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट 75% कम हो गई। सोने के लिए उतनी जगह चाहिए ना, बिल्कुल। दैट्स इट। तो मिनिमाइज करो, फिर उसको एफिशिएंट, AC एफिशिएंट कर लो। अवॉइड 1/3 जरूरतों को अवॉइड कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और मैंने अपने जीवन में अपनाया है ना। 1/3 जरूरतों को अवॉइड कर सकते हैं, बाकी 1/3 कुछ जरूरतों को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। मैंने आपको डिफरेंस बताया, 50% का डिफरेंस होता है LED CFL में, BLDC और फैन में। 2 स्टार और 5 स्टार में 50% का डिफरेंस होता है लगभग। मिनिमाइज कर लो 1/3, फिर बचा कितना? 1/3, 1/3 तो बचा, 1/3 अवॉइड कर दिया, 1/3 मिनिमाइज कर दिया, तो 1/3 बचा। तो फिर आखिरी स्टेप है क्या? G, जनरेट करो। ये कौन सी स्टेप है? थर्ड, आखिरी है। आखिरी। और लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सोलर लगा लो। सोलर लगा लेते। भाई सोलर का भी साइड इफेक्ट हो। AMG, जनरेट। अच्छा, कहाँ जनरेट करो? अपनी छत पे कर लो। भाई तुम्हारा अपना फ्रिज हो सकता है, अपनी गाड़ी हो सकती है, अपना सोफा हो सकता है, तो अपना बिजली क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल। क्यों सरकार को बिजली देना चाहिए? ये तो सरकारों ने भी ऐसे बिगाड़ा है, हम देंगे, फ्री में देंगे, फलाना करेंगे। हर व्यक्ति जिस दिन अपनी बिजली खुद बनाने लगेगा,
तो उसको हम कहेंगे एनर्जी में स्वराज आएगा। एनर्जी में जब स्वराज आएगा तो ये जो गलत एनर्जी के चक्कर में हम लोग पड़े हैं कार्बन वाली, उसमें हम सही एनर्जी पे जाएंगे, सोलर एनर्जी पे जाएंगे। सर आपकी जो एनर्जी स्वराज यात्रा है ये अभी कितना 1486 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, कितना हुआ है? 1485 डेज। 85 डेज हो चुके हैं। तो अभी किन किन स्टेट से आप आ चुके हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा? वेल मेरा नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के लगभग सारे स्टेट में एक बार जा चुका हूँ और कई जगह तो डबल और 3 बार भी जा चुका हूँ। और उसका पर्पज़ ये था 11 साल की यात्रा का कि पूरे भारत का कम से कम 4 या 5 राउंड लगना चाहिए। अच्छा, मतलब ये 4-5 राउंड लगने वाले हैं एक राउंड क्यों? के बाद? क्योंकि लोग इतने बिगड़े हुए हैं कि एक बार में कहाँ सुधरने वाले कि आज बोल दिया ज़रूरतें कम करो, सोलर लगा लो, तो लोग अचानक सोलर, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो ये बात बड़ी सिंपल है जो मैं कर रहा हूँ, पर उसको बार बार बोलने की ज़रूरत है। तो मुझे शुरू में ऐसा लगा कि ये बार बार करना पड़ेगा, और इतने जो 20-30 सालों में जो हमारा माइंड प्रदूषित हुआ है, बिगड़ा है, उसको सुधारने में 2-4 साल 10 साल तो लगेंगे, इसलिए ये बार बार जाने का प्लान है। तो सर जब आपने डिसाइड किया कि अब मुझे ये करना है, एनर्जी स्वराज यात्रा निकालना है, 10 साल देने हैं, तो आपने सबसे पहले ये किसको बोला सर? आपने आईआईटी बॉम्बे में किससे बात की और किस तरह का रिस्पॉन्स था? वेल सबसे पहले फैमिली को तो नहीं बताया। हाँ। सबसे पहले हमारी जो टीम थी, मेरे साथ वहाँ बहुत सारे लोग काम करते थे, तो हमने जब ये विचार है कि ऐसा करना चाहिए तो उसके ऊपर चर्चा करना चालू की, क्यों करना चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा, और ये जो परिवर्तन हम चाहते हैं। उस समय एनर्जी स्वराज की कल्पना हो गई थी, क्योंकि जब मैं विश्व यात्रा पर गया था उस समय जो मैंने अनुभव किया, तो विश्व यात्रा पे सर आप आईआईटी बॉम्बे की तरफ से गए थे? 2019 में हाँ, एक हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। 150वीं गांधी जी को जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक प्लान किया था कि गांधी जयंती के दिन 1 मिलियन लोगों को सोलर लैम्प बनाने की ट्रेनिंग देना। अपना लैम्प खुद बनाएं बच्चे, खुद उसका प्रयोग करें, और पढ़ाई उनकी नॉन वायलेंट हो। अभी पढ़ाई किस में करता है बच्चा? कार्बन वाली एनर्जी में करता है, तो एमिशन होता है, तो एक तरह से वायलेंस है कार्बन एमिशन। तो वो तो इसलिए महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, और चूँकि नॉन वायलेंस तो ये यूनिवर्सल फिलॉसफी होना चाहिए, तो मुझे लगा कि विश्व के सभी बच्चों को उसके शामिल करना चाहिए। तो उसके लिए मैं जब गया था, उसके पहले सोलर में चूँकि बहुत सारा काम कर चुका था, किताबें लिख चुका था, एक हमने रिसर्च सेंटर बहुत बड़ा इस्टेब्लिश किया था, एक हमारा सोलर लैम्प प्रोजेक्ट था जिसमें 7.5 मिलियन मतलब 75 लाख घरों तक हमने सोलर लैम्प पहुँचाया था। तो ये समझ में आता है कि सोलर एनर्जी का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो एक मैंने कंसेप्ट निकाला था एनर्जी में स्वराज, एनर्जी स्वराज, और मेरे सोलर के साथ प्रयोग, ऐसे मेरी किताब लिखी थी, तो उसमें एनर्जी स्वराज की कल्पना हो गई थी। तो ये जब ये विचार आया कि यात्रा करना चाहिए और उसका उद्देश्य एनर्जी में स्वराज होना चाहिए, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ी एनर्जी है गलत वाली, और सही एनर्जी पे जाना चाहिए, तो जो मेरे साथ में काम करते थे उनके साथ हमने चर्चा करना चालू की, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आईआईटी बॉम्बे के जॉब को छोड़ने से ज़्यादा अच्छा होगा क्या? दिल्ली में बैठ के पॉलिसी बनाने से ज़्यादा अच्छा होगा क्या? और 1-2 साल में कुछ हो जाएगा कि लंबा समय? तो ये काफ़ी सारी चर्चा होने लगी, पर ये भी क्लियर था कि घर तो बताना ही पड़ेगा, और ये भी क्लियर था कि यदि इतना जोर का झटका एकदम से दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सही है। तो फिर धीरे धीरे केस को बिल्ड किया, यू नो, फॉर एग्जांपल कि यार हम यदि पोजीशन में हैं, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, हमको विषय समझ में आता है, तो कुछ करना चाहिए, है ना, हम कैपेबल भी हैं। सही है। क्योंकि मेरा जीवन सिंपल रहा है, परिवार का भी सिंपल ही रहा है, ऐसे कभी बहुत हमने कभी खर्चे किए नहीं। तो जो सेविंग होती थी, मैंने एक हिसाब लगाया कि यदि आदमी 11 साल नहीं कमाए तो घर चल सकता है क्या? तो 11 साल में 2-3 बड़े खर्चे होने वाले थे। एक तो बेटियां हैं मेरी 2, उनकी पढ़ाई करना है, उनकी शादी करना है, और हमारा घर चलाना है। तो बेसिक हिसाब से तो लगा कि हाँ ये तो हो जाएगा, और थोड़ा रिस्की है बट मैनेज किया तो हो सकता है। वो फिर मैंने अपने लेवल पे कैलकुलेशन करके मुझे लगा कि इतना रिस्क उठाया जा सकता है। फिर घर पे बताना चालू किया कि कुछ करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना, यात्रा करना चाहिए। ऑफ कोर्स यात्रा करना चाहिए तो कहाँ मना करेंगे, पर उनको ये थोड़ी बता दें कि मुझे ही करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। तो हाँ, यात्रा करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। फिर एक दिन मुझे लगा कि अब काफ़ी बैकग्राउंड है, अब तो फाइनल बताना चाहिए। ऐसे ही मैं डिनर के बाद में मैंने बच्चों को बोला कि
कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट बात है, तो बैठते हैं। तो फिर बैठे हम लोग। मैंने कहा कि अब देखो ये यात्रा करना है तो 11 साल की यात्रा करूँगा मैं, पर उसका मतलब समझते हो 11 साल मतलब क्या? तो 11 साल में घर नहीं आऊँगा। तो मेरा सेंटेंस ख़त्म भी नहीं हुआ था कि छोटी बेटी ने कहा कि ठीक है ना, वैसे भी आप कहाँ घर रहते हो। वो उससे मैं एकदम लाइट हो गया, मतलब जो मैं वो चल रहा था कि अरे क्या बोलेंगे, अरे इसे कैसे छोड़ सकते हो, ये क्या है, तुम घर कैसे छोड़ सकते हो, बट दैट मेड मी वेरी लाइट। और उसके कारण फिर मुझे हिम्मत भी आई, एंड वो भी ऑनेस्ट थे इनसाइड से। मतलब आज तक भी मेरी बेटियों ने कभी ये कंप्लेन नहीं किया कि तुम क्या करते हो, कि हमको कैसे छोड़ के चले गए। आपकी 2 बेटियां हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। तो वो क्या कर रहे हैं अभी? बड़ी बेटी तो फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग में, छोटी बेटी फर्स्ट ईयर में BBA में मुंबई, पढ़ाई कर बॉम्बे रही है। में? नहीं, एक पुणे में, एक भोपाल में। ओके। और वाइफ आपकी? वाइफ अभी भोपाल में है। ओके। पहले तो जब यात्रा चालू की तो मुंबई में थे, पर नौकरी छुट्टी लेने के लॉन्ग टर्म के जो साइड इफेक्ट चालू होते हैं होना चालू हो गए, तो घर छोड़ना पड़ा, क्वार्टर छोड़ना पड़ा। अच्छा। तो फिर छोड़ के फिर वहाँ पर, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन? नहीं, ये सरकार का नियम होता है, ये आप IIT के रिसोर्स को कैसे यूज़ करोगे जब IIT के लिए काम नहीं कर रहे हो। तो फिर छोड़ना पड़ता है। 1 साल का मौका देते हैं तो 1 साल तक हम रहे, फिर उनको घर छोड़ना पड़ा। तो वो फिर फैमिली को अजीब नहीं लगा कि क्या कर रहे हो, ये यात्रा कर रहे हो, हमको ये छोड़ना पड़ रहा है, घर नहीं आ रहे हो, बॉम्बे में मुंबई में अच्छे से रह रहे थे, यहाँ आ गए, क्वार्टर छोड़ना पड़ा, और भी बहुत सारे हाँ, मतलब वैसे क्वार्टर छोड़ना पड़ा उसका दुख नहीं था, पर फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ा उसका बड़ा दुख हुआ। वो एटमॉस्फेयर, वो इतना सेटल एटमॉस्फेयर है, वो IIT के अंदर और आपका ठीक है, लेकिन बच्चों को तो नहीं। डेफिनेटली ये तो कहना गलत होगा कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, सबको फ़र्क तो पड़ा ही है। वाइफ को बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों का काम उनको अकेले को करना है, अकेले को घर चलाना है, अकेले को बच्चों को देखना है, खाना पकाना है, काम भी करते हैं तो अभी उसमें वो भी करना है। तो डेफिनेटली उनके लिए तो मतलब काफ़ी टफ हो गया, बट और कोई तरीका मुझे नज़र नहीं आता। आपके लिए भी काफ़ी टफ है अकेले ये सब कुछ करना, बिकॉज जिस तरह से मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं आपको और आप वो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी बहुत सारे सेक्रीफाई कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं एक सोशल कॉज के लिए। ये बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अब IIT, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, IIT बॉम्बे में ड्रीम होता है किसी का एज ए स्टूडेंट जाना, बट आप तो प्रोफेसर थे, तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है सेक्रीफाई है जो आप कर रहे हैं। अब एक और चीज़ ये था सर कि इंदौर जो है, हम इंदौर में हैं और इंदौर सबसे क्लीन सिटी है, पिछले 7 सालों से है। इसको आप कैसा देखते हैं? और आपने आई थिंक यहाँ काफ़ी टाइम दिया है और आप यहाँ मार्च तक रहने वाले हैं। बिल्कुल। तो इंदौर के लिए क्या है आपका ड्रीम? और इंदौर जैसे हम सबसे स्वच्छ शहर हैं, तो क्या हम बाकी चीज़ में भी जो आपका ड्रीम है उसमें फिट बैठ रहे हैं, ग्रीन? तो मैं करीब 1-1.5 साल पहले इंदौर आया था, और किसी ने महापौर जी से मिलाया, अच्छा लगा काफ़ी मिल के। और इंदौर में मेरी जो बेसिक स्कूलिंग इंदौर में हुई, इंजीनियरिंग भी इंदौर है, तो इंदौर को मैं वैसे भी जानता हूँ, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। महापौर जी को मैंने कहा कि बधाई हो, इंदौर तो 7 साल से नंबर 1 है, पर मैंने पर डाला उसमें कि नंबर 1 तो किस में है? सिर्फ दिखने वाले कचरे में। वो दिखने वाला कचरा कितना होता है? 150 किलोग्राम, 200 किलोग्राम 1 साल का एक परिवार का। तो इंदौर को सच में स्वच्छ बनना है तो पूरे पर्यावरण के लिए स्वच्छ बनना चाहिए, और ये जो न दिखने वाला कचरा है उसको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे खतरनाक है, वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। जैसे मैंने कहा, स्वास्थ्य के लिए, इकोनॉमी के, सबके लिए हानिकारक है। और अच्छी बात है कि इंदौर के पास पुष्यमित्र भार्गव जी जैसे महापौर हैं, उन्होंने इस विषय की गंभीरता को भी समझा, पर इसके चैलेंज को भी समझा, और वो एक रिस्क भी है। तो मैंने कहा कि हम एक इंदौर क्लाइमेट मिशन ऐसा नया प्रोग्राम चालू करते हैं, जिसका उद्देश्य होगा न दिखने वाले कचरे को साफ करना। अच्छा, वो दिखेगा भी नहीं कि आपने साफ किया है ना, कैसा किया। और नगर निगम ने स्वच्छ दिखने वाले कचरे को तो गाड़ी उठा के उठा लिया आपने, उसमें तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हर घर यूज़ करता है, हर मनुष्य यूज़ करता है। उसको कैसे टैकल करेंगे? तो एक तो हमने इंदौर क्लाइमेट मिशन बनाया, और मैंने उनको कमिट किया। 1 साल लगा हमको, 3-4 बार मिला, मैं आता जाता रहा, जब भी इंदौर आता था हमारी बात होती थी, वो और ज़्यादा कन्विंस होते थे। तो फाइनली ये डिसाइड किया कि एक 100 दिन का मिशन, मैंने अपना समय कमिट किया कि महापौर जी आपको मैं 100 दिन कमिट करता हूँ। मैं नॉर्मली यात्रा जाता हूँ किसी शहर में तो 10, 12, 15 दिन हो गए, फिर अगले शहर में चले जाते हैं, पर इस बार मैंने 100 दिन कमिट किए और एक टारगेट बनाया कि
इंदौर शहर का कार्बन उत्सर्जन, मतलब इंदौर शहर का बिजली का बिल 7 से 10% कम करेंगे और ये करीब 22 करोड़ यूनिट बचाने के बराबर होगा। वाह। तो 22 करोड़ 20 से 22 करोड़ किलोग्राम कार्बन एमिशन बचाने के बराबर, तो बहुत बड़ा काम होगा। और इसको हमने नारा दिया इंदौर क्लाइमेट मिशन, आओ अब बनाए इंदौर को विश्व में नंबर 1। क्योंकि विश्व में कई जगह क्लाइमेट के ऊपर काम हो रहा है, परंतु मैंने कहा ना क्या तरीका होता है, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पर कम करके क्लाइमेट को ठीक करना, कार्बन, वो कोई नहीं करता। सब लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके सोलर करके करना चाहते हैं। तो मैंने महापौर जी को कहा कि हम ऐसा काम करेंगे जिसमें पैसे नहीं लगेंगे। तो बिजली बचाने में किसी के पैसे नहीं लगते, बल्कि उल्टा बचेगा, परंतु पर्यावरण पे कई गुना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हमने एक मापदंड बनाया कि बिजली बचाएंगे, पूरे शहर की, और हर शहर के वासी को जोड़ना पड़ेगा, परंतु ऐसा ना हो कि 100 दिन के बाद फिर से वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। तो हमने और भी प्रोग्राम बनाया, जैसे मेरे शर्ट पे हमेशा लिखा रहता है आई एम एनर्जी लिटरेट आर यू। तो ऊर्जा में साक्षरता, ये पूरा जो मैंने हमारी चर्चा में खेल ऊर्जा के बारे में डिस्कस, ये सबको पता होना चाहिए, है ना। तो उसमें साक्षरता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। इस तरह से हमने इंदौर क्लाइमेट मिशन को डिज़ाइन किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि महापौर जी और नगर निगम तो पॉजिटिव है ही, हर व्यक्ति पॉजिटिव है। ऐसा बहुत कम होता है कि हर व्यक्ति से बात करो तो वो लगे यस सर करना चाहिए, हर संस्था वो लगे यस सर करना चाहिए। तो बहुत अच्छे लेवल की सकारात्मकता है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि यदि इंदौर क्लाइमेट मिशन जैसा मिशन दुनिया में कहीं सफल हो सकता है तो इंदौर में हो सकता है। ऑलरेडी हमारा मिशन चालू हो चुका है और मैं स्कूलों से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे उम्मीद है कि 10 मार्च तक जब हम इस मिशन को कंप्लीट करेंगे तब ज़रूर एक मेज़रेबल क्वांटिटी, बिजली का बिल को हम माप सकते हैं, तो मेज़रेबल क्वांटिटी हम दिखा पाएंगे मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, यूनाइटेड नेशंस को, कि यदि विश्व में शहरों को और देशों को कार्बन करेक्शन के लिए कुछ करना है तो ये सही तरीका है। इंदौर से सीखो, इंदौर से सीखो। पर इसलिए हम कहते हैं इंदौर क्लाइमेट मिशन, आओ अब बनाए इंदौर को विश्व में नंबर 1। एक और चीज़ है सर, बिकॉज 7 साल तक नंबर 1 होना स्वच्छता में, वो भी बहुत बड़ी बात है। और इंदौर के लोगों में ये खास बात है कि वो कभी भी कुछ ऐसी बात आती है तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आई थिंक आपको रिस्पॉन्स मिल भी रहा होगा। डेफिनेटली। तो मतलब जो लोग आपको सुन रहे हैं अभी, पूरा इंदौर आज सुन रहे हैं यदि, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर कई लोगों को जैसे पता नहीं है, वो क्या करें? इस जो आपने मिशन लिया है इंदौर क्लाइमेट मिशन, उसमें अगर वो भी शामिल होना चाहते हैं और वो ऐसा क्या करें जिससे वो अपना इंदौर इसमें भी नंबर 1 बने? नहीं, सबसे पहले ये तो ये कि अगर शामिल होना चाहते वाली बातें नहीं, शामिल होना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं, क्योंकि इंदौर तो सभी से मिलके बना है ना। इंदौर कोई नगर निगम का या महापौर का थोड़ी है। तो हर घर, हर दुकान, हर फैक्ट्री, हर संस्था, हर स्कूल, हर सभी को शामिल होना है। सबको शामिल होना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं। नहीं तो इंदौर नंबर 1 बनेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो ये तो क्लियर है कि हर व्यक्ति को इसमें शामिल होना पड़ेगा। तो क्या करना है सर उसके लिए? क्या करना पड़ेगा? कुछ ना करना पड़ेगा। हमारे काम बहुत सरल होते हैं। सॉल्यूशन क्या करो? कुछ ना करो। क्या करो? बिजली फालतू मत जलाओ। ठीक है। आपके घर में तो हमारा हर व्यक्ति को जो टारगेट मैंने दिया है संस्था को, 20% बिजली बचाने का है। 5 बल्ब में से यदि एक बल्ब बंद किया तो 20% हो जाता है। ठीक है। ठंड के समय है, गर्म पानी से नहाते, 5 दिन में एक दिन यदि नहीं नहाए ठंडे पानी से तो 20% हो जाएगा। जैसे ठंड का समय तो बिना फ्रिज को बंद कर दिया जाए, कर सकते हैं आराम से। इतनी ठंडी है और इतनी बढ़िया सब्जी फ्रेश बाहर मिल जाती है, दूध को बचाया जा सकता है ठंड में बहुत आसानी से, तो वो 20% हो गया। हम ठंड के समय में जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, यदि कपड़ों पे प्रेस करना बंद कर दिया, वो भी बहुत एनर्जी लेता है, तो हो गया। हफ्ते में एक ही दिन वॉशिंग मशीन चलाए, रोज़ नहीं चलाए, वैसे भी कपड़े अंदर पहनने वाले गंदे नहीं होते। ऐसे कई सारे छोटे छोटे काम हैं जो कुछ ना करके बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। बिजली के बिल को 20% कम किया जा सकता है। दूसरा, जो आप हमें सुन रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि आप सुन रहे हो और आपने इस विषय को समझा है तो आप 20% कम कर रहे हो, पर इंदौर तो सभी से मिलकर बना। मैंने कहा ना, सबको कम करना है, सबको कम करना। तो हर व्यक्ति से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने आसपास के 10 घरों को, आपके इन्फ्लुएंस में 10 घर तो होते ही होंगे, बिल्कुल, पड़ोसी अड़ोसी होते होंगे, चाचा मामा काका होते होंगे, फ्रेंड्स होते होंगे, इतना सर्कल तो होता है। तो कम से कम 10 घरों से यही काम करवाना। और एक बार बोलने से कि 10-20% बिजली बचाओ कोई बचाता नहीं है ना, बार बार करना पड़ेगा। बार बार आपको वो 10 घरों का बिजली का बिल चेक करना है, उसको पिछले बार की तुलना में कंपेयर करना है, 20% कम हो रहा है कि नहीं वो करना है। और आप चाहो तो
हर व्यक्ति 10 लोगों की लिस्ट बनाए, वो 10 लोगों के बीच में कंपटीशन करवा दें कि जो व्यक्ति ज़्यादा प्रतिशत बिजली का बिल बनाएगा वो उस कंपटीशन का विनर कहलाएगा। जो व्यक्ति उनसे कंपटीशन करा रहा है वो कुछ रिवार्ड दे दे, अपनी श्रद्धा भक्ति से कुछ कर दे, कुछ पार्टी दे दे। इस तरीके से हर व्यक्ति 1 पे 11 का काम कर सकते हैं। एक तो वो खुद करे और जाके 10 लोगों से और करवाए, तब जाके इंदौर में हर घर तक पहुंच सकते हैं, तब जाके इंदौर को विश्व में नंबर 1 बना सकते हैं। तो भारत में नंबर 1 बनना तो मैं कहूँगा आसान काम था, विश्व में नंबर 1 बनना है तो विश्व के लेवल का काम करना पड़ेगा, इतने आसानी से ये टेक नहीं मिलेगा, राइट। और ज़रूर करेंगे, मुझे लगता है इंदौर वाले तो ज़रूर और करेंगे। मुझे भी विश्वास है कि जो मैं अभी तक देखा है कि सभी दूर सकारात्मकता है तो जरूर करेंगे। सर, आपकी जो स्वराज यात्रा, एनर्जी स्वराज यात्रा है, वो उसमें आप जो बस यूज़ कर रहे हैं, उस बस के विषय में जानना चाहते हैं। उस बस की खासियत क्या है? तो उस बस को आई थिंक बस में चलकर ही देखना पड़ेगा। हाँ, तो पहला तो ये कि वो बस नहीं है। अच्छा, क्या है वो? वो मेरा घर है। अच्छा, घर है वो, उसको क्योंकि बस मैंने नहीं घर छोड़ता है तो मैं उसको बस नहीं बोलता, मेरा घर है वो। ये हमारे पास कुछ म्यूजिक के साधन भी हम कभी कभी वो भी बजाते हैं। प्लेइंग कार्ड्स भी हम जब टीम में जब करते हैं तो कार्ड्स भी और खेलते हैं। कितने लोग आपके साथ इस मेरे घर साथ में रहते हैं सर? 3-4 लोग ट्रेवल करते हैं। 3-4 लोग ट्रेवल करते हैं। तो ये हो गया जी। ये। फिर ये हमारे पानी का अच्छा। साधन है, पानी का फिल्टर है, कहीं से भी पानी है तो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ओके। ये एक और लाइब्रेरी है, ये मेरी कुछ लिखी हुई किताबें हैं। बाकी अच्छा, ये सब आपने लिखा सर? नहीं, ये हाँ, जैसे ये सोलर के ऊपर तो मैंने बहुत सारी किताबें लिखी। ओके। हाँ, ये आपने कब लिखा था सर? ये 2008-9 के दौरान लिखी थी। ओह, जो मैंने एक किताब कही थी ये एनर्जी स्वराज, अच्छा, ये दोनों आपने लिखी है? मैंने 7-8 किताबें लिखी। 7-8 और सारी एनर्जी पे लिखी है? सोलर? हाँ, एनर्जी से रिलेटेड। तो ये मेरे सोलर के 7 प्रयोग। अच्छा, आपका मंदिर भी है? फिर मंदिर भी है। एक्चुअली मैं वो करने ही वाला था, दीपक लगा देते हैं अभी। हाँ, लगा देते ना, प्लीज प्लीज, बिल्कुल लगा देते हैं सर। ये हमारी ऊपर प्रार्थना है अच्छा, जो हम करते हैं हमेशा। ओके, बिल्कुल। और ये गार्डन छोटा सा, ये नीचे हाँ गार्डन भी हमारा। क्या बात है। तो ये जैसे घर में जितने काम होते हैं वो सारे काम यहाँ भी होते हैं। सही है। और हमारे खजराने के गणेश जी भी रखे हुए हैं। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वास्तांगतोपि वा स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचिः दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुखसंपदाम देशु विघ्नविनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृताम् तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या दृढं तमेव सर्वं मम देव। ओम भूर्भुवस्वतश्चतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांति। ओम शांति 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 ही। तो बढ़िया मंदिर भी है, गार्डन भी, और किचन भी है सर? किचन भी है। तो सोलर में हमारा बाकायदा खाना बन सकता है। पानी का सप्लाई, पानी की टंकी नीचे है। अच्छा, इसमें नीचे है? क्योंकि ऊपर तो पैनल है। ओके। तो एक प्रेशर पंप से पानी आता है। तो यू कैन सी पानी का सप्लाई है। इंडक्शन है हमारा इस पे, ये सब सोलर पे चलता है। ये भी सोलर पे, सारा सोलर पे चलता है। हमारे जो गृहस्थी के सामान होते हैं रसोई में जो नॉर्मली होते हैं वो सब यहाँ पर, बर्तन वगैरह, दाल चावल दलिया वगैरह, जो हमारा स्टेपल फूड है हमारा दाल चावल, क्योंकि इतने से छोटे से किचन में बहुत ज़्यादा कुछ पकाया नहीं जा सकता, पर इससे हमारा पूरा काम होता है। इधर वॉशरूम है। ओके। वॉशरूम भी कंप्लीट है, शावर भी हैं। अरे वाह। वॉश बेसिन वगैरह है कमोटे, तो सारे इसमें सो सकते हैं।
दोनों जगह। अच्छा साथ में एक टीवी है जो बाहर की तरफ खुलता है, अच्छा क्योंकि जब बहुत भीड़ आती है, कभी कभी हज़ारों में भी आती है, स्कूल में 2-3 हज़ार बच्चे हैं, तो उनको बाहर वीडियो चालू कर सकते हैं। एक टीवी अंदर है, तो प्रेजेंटेशन देना हो, डिस्कशन करना हो तो यहाँ करते हैं। अब देखेंगे सोलर पैनल वगैरह रखे हैं, तो ये ट्रेनिंग देना है, केबल वगैरह, तो लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं कितना सोलर का उपयोग करना सरल है। कुछ ट्रेनिंग का सामान यहाँ रखा हुआ है हमारा, ये रिलेटेड जो उनको ट्रेनिंग देना होती है, तो यहाँ से भी सामान निकल के रखते हैं। तो ये हमारा ट्रेनिंग रूम है, ये बेड है, ये बेड है, ये भी एक बेड है। अच्छा ये बेड है? हाँ, नीचे नहीं, ये तो है ही, हाँ ये भी एक बेड है। अच्छा ये ऐसा स्टोरेज का कम बेड है, ये रात में खुल जाता है, तो इसको यहाँ कर सकते हैं, तो ये 3 लोग यहाँ सो सकते हैं। तो यहाँ एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं सर ये सब? ये मेरा योगा के लिए भी अच्छा डिजाइन योगा किया है, था। ये योगा भी होता ये है? योगा मैट है। हाँ ये भी शायद योगा मैट। हाँ, वो फ्लोर के लिए यूज करते हैं। तो एक आइडिया भी था कि जब जरूरत हो तो एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर थोड़े हाथ पे स्ट्रेच करते हैं। बहुत अच्छे से नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर छत की लिमिटेशन है, बट काफी कुछ यहाँ पर हो जाता है। ये स्टोरेज है, यहाँ अंदर स्टोरेज हो सकता है, तो उसके का पीछे एक हमारी साइकिल टंगी रहती है। अच्छा अभी उसको नीचे उतार के रखा गया है, तो जब बहुत भीड़ आती है तो यहाँ से बच्चों को, वरना इतने लोग कैसे आएंगे, तो सही है कि कभी कभी 2-2 हज़ार लोग विजिट करते हैं बस को। तो यहाँ से एक स्टेयर खुल जाती है, ये पीछे हमारी साइकिल टंग जाती, तो छोटा मोटा जो शॉपिंग करना हो, दूध सब्जी खरीदना हो, तो फिर हम साइकिल से जाते हैं, बस लेके दूध खरीदने नहीं जाते। सही है। सर ये जो सब कुछ होता है इसमें फाइनेंशियली भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता होगा, काफ़ी कुछ होता होगा, तो यदि कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो चाहते हैं समाज में कि वो इसमें सपोर्ट करें, तो कैसे आपसे बात कर सकते हैं या कैसे सपोर्ट करें इस कॉज में? कुछ लोग चाहते नहीं, हम तो चाहते हैं कि ये समाज के द्वारा ही हो। अच्छा क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं ना, क्लाइमेट चेंज सही है, तो हर व्यक्ति की हर प्रॉब्लम व्यक्ति की प्रॉब्लम, और हर व्यक्ति ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा, हर व्यक्ति को सॉल्व करना है, तो हर व्यक्ति को इसमें करना ही पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति बहुत सारे पैसे ना दे, ठीक है, बहुत सारे लोग छोटे छोटे पैसे, ठीक है, तो हम डोनेशन हमारी वेबसाइट पे energyswaraj.org पे जाके कर सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पेटीएम भी लगा के रखे हैं। आपने शुरू में मैसेज नहीं पढ़ा कि जो व्यक्ति इस बस में आएगा, हम रिक्वेस्ट करते हैं 1 रुपया डोनेट करके जाना है, कम से कम 1 रुपया। वाह, मुझे लगता है सर आप तो हर एक चीज़ में बहुत अलग कर से कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जितनी देर आपसे बात की, देखा, सो आप हर चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एक होता है ना, आपने इसको एज ए मिशन ऐसे नहीं लिया कि चलो मैं कर रहा हूँ, आपकी हर एक बात में पिछले 1.5-2 घंटे से जो आपके साथ हूँ, तो मैंने देखा आप इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, आप जी रहे हैं। आप ऐसे नहीं है कि आपके साथ बात करके मुझे कहीं भी लगा हो कि मैं कोई एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, कोई सेक्रीफाई कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है, बट आपकी बातों से लग रहा है कि आप जी रहे हैं। बिना एंजॉय करे कोई भी काम को अच्छे से तो नहीं किया जा सकता। आपका जब तक 100% मन और तन उसमें नहीं हो, तो आप तो अच्छा कर ही नहीं सकते। और जब बात दुनिया को बदलने की हो, तो आपको तो, वरना परेशानी तो प्रधानमंत्री को भी आती है, मुख्यमंत्री को भी आती है, भिखारी को भी आती है। कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर क्या परेशानी आती है, बिकॉज सबका मन वहाँ जाता है, क्या होता होगा, कैसे होता होगा। मेरा ध्यान उधर जाता ही नहीं। डेफिनेटली ट्रेवल करोगे तो परेशानी आएगी, बस पंचर हो जाएगी, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, मच्छर काटेंगे, ये सारे तो होगा। कुछ लोग अच्छा व्यवहार करेंगे, कुछ अच्छा नहीं भी करेंगे, उनको लगता है कि बस है तो भगा भी देंगे, वो सब होता है। पर जब गोल बड़ा हो तो छोटी छोटी चीज़ें परेशान नहीं करती। तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता कि समस्याएं क्या होती। ध्यान हमेशा इसमें रहता है कि क्या और कैसे करें और कब करें और कैसे समझाएं, क्या करें, नहीं समझेगा तो उसमें लगा रहता है मन। तो और हमें हर लेक्चर में सबसे पहले यही बताता हूँ कि हम लोग यही भूल जाते हैं कि दुनिया में आए खुश होने के लिए,
धन इकट्ठा करने नहीं आए, डिग्रियां इकट्ठा करने नहीं आए, खुश होने के लिए आए। आइसक्रीम भी इसलिए आदमी खाता है क्योंकि वो अच्छा लगता है। खुश होने। मुझे कोई अच्छा कहे क्योंकि अच्छा लगता है, मैं सुंदर दिखूं क्योंकि अच्छा लगता है। तो अल्टीमेटली हर व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य ही अच्छा लगना है, खुश होना है, और उसको छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं। तो इसमें एक चीज़ और थी सर, अप एंड डाउन सब कुछ हुआ होगा, आप 1485 डेज कर चुके हैं, कभी ऐसा लगा यार कि अरे यार क्या करूं, बंद कर दूं क्या? कोई ऐसा दिन लगा जब अच्छा व्यवहार, या अलग अलग रीजन हो सकते, कभी ऐसा लगा कि क्या अकेले कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या कभी मन में थोड़ा सा भी ऐसा लगा पीछे हटने का? शुरू में कई बार ऐसा लगा, मतलब 3-4 बार ऐसा मन हुआ कि क्यों करना है इतना ही, दुनिया को कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है, हमारे करने से क्या होगा, और बंद कर देना चाहिए, बच्चे भी तो परेशान हो रहे हैं। तो वो तो एक फिर ऐसा गीता काम में आती थी मुझे ऐसे समय। आजकल तो नहीं होता एक, क्योंकि अब तो रास्ता क्लियर हो गया है कि यही करना है। तो गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम कर्म करें और फल की चिंता ना करें, तो पहला तो ये। दूसरा ये है कि ये ना करूंगा तो कुछ तो करूंगा भाई, जाके आईआईटी में पढ़ाऊंगा, तो वो भी तो कर्म ही होगा, तो वहां कहाँ सब भला भला होने वाला है, उसके भी अपने उतार चढ़ाओगे, तो क्यों ना इसी काम को किया जाए। और अब मेरी इसमें लिखा है ना, खुश रहो डटे रहो, बस पढ़ा मैंने। फल की चिंता नहीं करना है। अब 11 साल में यात्रा सफल होगी नहीं होगी, भगवान ही जाने, वो तो ऊपर वाला जाने क्या होगा। हम अपना कर्म करेंगे और खुश होके करेंगे, मन को मार के नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे खुश होके करेंगे। तो मैं हर टीम में, हमारी टीम में किसी से पूछो हाउ आर यू कहेंगे तो हैप्पी ही बोलेगा। जो फाइन बोलता है उसको हम फाइन लगाते हैं। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि यार भगवान ने इतना साइंस, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, टीवी, फ्रिज सब दिया और तुम फाइन पे अटके हो। भगवान को कितना बुरा लगता होगा, ये आदमी का क्या करूं मैं, कब खुश होगा ये, इसके लिए मैंने इतना सब कुछ दिया। तो इसीलिए समाज में गड़बड़ है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हम आए क्या है और करना क्या है और क्यों करना है और कैसे करना है। और उसको जिस दिन समझ लेंगे कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य तो खुश होना है, वो तो हम फालतू के काम नहीं करेंगे, पर्यावरण को बिगाड़ेंगे नहीं और अपने लिए गड्ढा नहीं खोदेंगे। और सर 11 साल जैसे कंप्लीट होंगे तो आप वापस आईआईटी बॉम्बे जाएंगे, क्या है उसके बाद? शायद नहीं, क्योंकि 11 साल की छुट्टी कोई भी आईआईटी दे नहीं सकता सरकारी सिस्टम में। तो मैक्सिमम छुट्टी 5 साल की, मैं अनपेड लीव पर हूँ। ओके। तो 5 साल के बाद बट जब इतना अच्छा कॉज कर रहे हैं तो कुछ गवर्नमेंट या आपके आईआईटी बॉम्बे की तरफ कर दे तो बहुत अच्छी बात है। पर ये मेरे 5 साल अभी जुलाई में कंप्लीट होने वाले हैं। ओके। तो मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं ज्वाइन करूँ या रिजाइन करूँ। तो क्या करने वाले हैं? तो ज्वाइन करने का तो विचार नहीं, क्योंकि रिजाइन ही करना ठीक लग रहा है, क्योंकि ये जो काम इतना बड़ा है ये विश्व के लिए, तो मेरे ख्याल से एक नौकरी का त्याग तो कर ही सकते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लग रहा है कि और कितना सीख सकते हैं सच में। बस के अंदर, सॉरी आपके घर के अंदर आके देख के भी बहुत बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने सारी चीज़ें की हुई है। और सच में क्लाइमेट चेंज जितना बड़ा इशू है, शायद हम लोग इंक्लूडिंग मी, हम सभी लोगों ने अभी इसको समझा ही नहीं है। हम अभी जो छोटे मुद्दे हैं सभी लोगों ने उन पर फोकस किया है। आई थिंक आज आपके साथ जो डिस्कशन, कन्वर्सेशन हुआ है, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ना सिर्फ इंदौर में बल्कि सभी जगह लोग इस चीज़ को समझेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। आपकी ये यात्रा, आपका ये सेक्रीफाई, आपका ये मिशन आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। आई थिंक ये सभी की मानवता के लिए, और लगता है इसमें सभी को इस यज्ञ में आहुति देने की जरूरत है, और जरूर देंगे। आज आपने समय निकाला सर, बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।